हेलो एवरीवन, वेलकम टू सनहितास एकेडमी। और आज के सेशन में हम क्या करने वाले हैं, जैसे कि आप थंबनेल से ही जान पा रहे हैं कि आज के सेशन में हम 2018 से लेकर 2023 में बायोलॉजी से जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि एक्स इज अ विटामिन विच इज फैट सॉल्यूबल एंड हेल्प्स इन कीपिंग स्किन एंड आई हेल्दी। सो एक्स एक फैट सॉल्युबल विटामिन है और ये क्या करता है, हमारे आंखों को और हमारे स्किन को हेल्दी रखता है। वाई रिप्रेजेंट्स फूड आइटम्स रिच इन दिस विटामिन, और वाई जो है वो बताता है कि ये जो विटामिन है वो किन किन फूड आइटम्स में मौजूद है। तो मैं थोड़ा सा जूम इन कर लेती हूँ ताकि अच्छे से दिखे। हमको आइडेंटिफाई करना है एक्स एंड वाई। तो जैसे कि आप जानते हैं कि जो विटामिन ए होता है वो हमारे स्किन को और आईज को हेल्दी रखता है। तो यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन में विटामिन ए दिया गया है। और दूसरी बात हमको यहाँ पे कहा गया है कि जो ये विटामिन ए है वो किन फूड आइटम्स में पाया जाएगा। तो सेकंड वाले ऑप्शन में सिट्रस फ्रूट दिया गया है, तो सिट्रस फ्रूट्स में एक्चुअली विटामिन सी मौजूद रहता है। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे कट जा रहा है, बाकी के ऑप्शन भी यहाँ पे कट जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है विटामिन ए, और ये येलो फ्रूट्स में पाया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर हिंदी में भी जो प्रश्न है यहाँ पर दिया हुआ है, आप इसे पढ़कर इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या सॉल्व कर रहे हैं, इसको जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 विटामिन ए, पीले फल। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक्स इज अ सिंथेटिक फाइबर होगा। ठीक है, ये है फाइबर। X is a synthetic fiber which resembles wool and is used to make shawls and sweaters and blankets. What could X be? ठीक है, यहाँ पर कहा गया है कि ये एक सिंथेटिक फाइबर है जो कि वुल की तरह दिखता है और इससे हम शॉल, स्वेटर और ब्लैंकेट्स बनाते हैं। तो एक्स क्या होगा? तो जैसे कि आपने अगर फाइबर्स एंड फैब्रिक पढ़ा होगा तो वहां पर हमने पढ़ा था कि जो एक्राइलिक है ये एक सिंथेटिक फाइबर होता है जो बिल्कुल ऊन की तरह ही दिखता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो एक्राइलिक होगा। और हिंदी में भी जो यहाँ पे प्रश्न दिया गया है तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एक्राइलिक या एक्रिलिक बोलते हैं उसको हम। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 65 है ये हमारा। यहाँ पर पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। यहाँ पर चार ऑप्शंस है, इनमें से कोई भी एक ऑप्शन, एक स्टेटमेंट करेक्ट है तो पढ़ लिया जाए। द अनफर्टिलाइज्ड एग हैज वन क्रोमोसोम। नहीं, एग एक गैमेट है। ह्यूमन एग में क्या होता है, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मौजूद रहता है, यानी कि 23 क्रोमोसोम्स उसमें मौजूद रहते हैं, तो 1 तो नहीं होगा। फिर कहा जा रहा है द अनफर्टिलाइज्ड एग हैज 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। तो क्योंकि ये गैमेट है तो इसमें 46 होता है। जो 23 पेयर्स होता है वो हमारे बॉडी के सेल्स में पाए जाते हैं, गैमेट्स में उसका आधा मिलता है। तो 23 पेयर्स तो होगा नहीं, क्योंकि 23 पेयर्स 46 क्रोमोसोम्स बता रहा है, तो ये भी नहीं चलेगा। फिर कहा जा रहा है द अनफर्टिलाइज्ड एग हैज 1 एक्स दैट इज सेक्स क्रोमोसोम। तो जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा जो गैमेट होता है जैसे कि एग और स्पर्म, तो उसमें 22 क्रोमोसोम्स रहते हैं प्लस एक सेक्स क्रोमोसोम्स रहता है। ठीक है, सेक्स मैं यहाँ पे सी लिख रही हूँ, क्रोमोसोम्स रहता है। तो हम क्या जानते हैं कि जो एग होता है उसमें, क्योंकि एग हमको लड़की से मिलता है, फीमेल से मिलता है, तो उसका सेक्स क्रोमोसोम क्या होगा, एक्स और एक्स होगा। बट एग में क्या हो जाता है, एग में हो जाता है वो 22 प्लस एक्स। ठीक है, 50-50% में ऐसा होगा, 22 प्लस एक्स। तो यहाँ पर कहा गया द अनफर्टिलाइज्ड एग हैज 1 एक्स दैट इज सेक्स क्रोमोसोम। तो ये ठीक लग रहा है मेरे को आंसर। उसका बाद वाला भी हम देख लेते हैं। द अनफर्टिलाइज्ड एग हैज 22 क्रोमोसोम। अनफर्टिलाइज्ड एग में 22 नहीं होता है, 23 क्रोमोसोम्स होता है। तो उसके चलते इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3। और हिंदी में भी इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। यहाँ पर हमको कहा गया है देयर आर मेनी स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन मेकिंग वुल फ्रॉम शीप, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द स्टेप। तो हमको जो शीप से वुल मिलता है तो ये बहुत स्टेप्स से गुजरता है। ठीक है, तो इसमें जो करेक्ट ऑर्डर है उन स्टेप्स का वो हमको ढूंढना है। तो जैसे कि आप जानते हैं सबसे पहले तो उनका जो फर है उसे निकाला जाता है, तो शियरिंग उसका मतलब है। तो शियरिंग 2 जगह पे दिया हुआ है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि शियरिंग के बाद स्कोरिंग होता है, फिर सॉर्टिंग होता है, फिर उनको रंग किया जाता है, फिर उनको यार्न में रोल करके फिर बाद में उनसे वीव करके वुलन चीजें बनाई जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1।
ये है इसका करेक्ट ऑर्डर। हिंदी में भी इसका जो ऑप्शन नंबर 1 है क्वेश्चन आप देख सकते हैं, तो वो ही होगा। ऊन कटाई, अभिमार्जन, छटाई, रंगाई, लपेट कर धागा बनाना, बुनाई। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 64, ये हमको जॉइंट से पूछा गया है, बॉडी मूवमेंट्स जो चैप्टर है वहां से पूछा गया है। तो हमको इसको मैच द फॉलोइंग करना है। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो है ये हमारे आर्म्स एंड शोल्डर में पाया जाता है, तो ये ए हुआ। पिवटल जॉइंट हमारे नेक में पाया जाता है, तो ये बी हुआ। हिंज जॉइंट हमारे एल्बो में पाया जाता है, तो ये सी हुआ। और फिक्स जॉइंट हमारे जॉ में पाया जाता है, तो ये हुआ डी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 64 का जो करेक्ट आंसर है हमको मिलाना पड़ेगा। सो ए जा रहा है 1 के साथ, ओके यहाँ पे ए 1 के साथ जा रहा है, बी जा रहा है 3 के साथ, सी जा रहा है 4 के साथ और डी जा रहा है 2 के साथ। तो उस हिसाब से हमारा जो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का वो है ऑप्शन नंबर 1। तो हिंदी में भी इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। आप वीडियो पॉज करके हिंदी में प्रश्न पढ़ भी सकते हैं और फिर अपनी तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको मेरा स्पीड थोड़ा धीमा लग रहा है तो आप इसको 1.5x या 2x पे भी सुन सकते हैं मेरे वीडियो को। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की ओर। क्वेश्चन नंबर 61 में हमसे पूछा गया है एक्स इज अ प्लांट विच इज एन ऑटोट्रॉप, यानी कि वो अपना खाना खुद प्रिपेयर कर सकता है यूजिंग द रॉ मटेरियल्स एज वेल एज हेटेरोट्रॉप, और वो दूसरे ऑर्गेनिज्म से भी अपना खाना लेता है। व्हाट कुड एक्स बी, तो एक्स क्या हो सकता है। तो जैसे कि हम जानते हैं एल्गी जो है वो ऑटोट्रॉप है, वो अपना खाना खुद ही बना सकता है क्योंकि इनमें क्लोरोफिल होती है, ठीक है। कस्क्यूटा एक पैरासाइटिक प्लांट है, तो वो दूसरे पर अपने होस्ट प्लांट पर निर्भर करता है, तो वो हेटेरोट्रॉप हो गया। फंजाई जो है वो सैप्रोट्रॉप है, यानी कि वो डेड एंड डिकेइंग मैटर से अपना न्यूट्रिशन लेता है। सो यहाँ पे बच जाता है हमारा पिचर प्लांट, जो इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि जो पिचर प्लांट है इनके पास जो ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल है वो मौजूद रहती है, ये अपना खाना खुद बना सकते हैं। बट ये इंसेक्ट खाने वाला पौधा है, इंसेक्टिवोरस प्लांट है। तो ये इंसेक्ट क्यों खाते हैं, क्योंकि इनकी जो नाइट्रोजन की नीड है वो सॉइल पूरा नहीं कर पाती, जिस वजह से ये इंसेक्ट्स को खाते हैं। तो उसलिए वो हेटेरोट्रॉप भी कहलाते हैं, और क्योंकि वो अपना खाना खुद भी प्रिपेयर कर सकते हैं इसलिए उनको ऑटोट्रॉप भी कहा जाता है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का हिंदी में भी जो आंसर होगा वो होगा घटपर्णी, जिसको हम पिचर पादप भी कहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Z is a microorganism present in the alimentary canal of human beings and other animals which aids in digestion of food. What is Z? तो आपने अगर जो डाइजेस्टिव सिस्टम वगैरह पढ़ा होगा, इस चैप्टर को पढ़ा होगा, इस टॉपिक को पढ़ा होगा, तो आप जानते हैं कि हमारा जो एलिमेंट्री कैनल है वहां पर बैक्टीरिया मौजूद रहते हैं। गुड बैक्टीरिया जो होती है वो हमारे गट हेल्थ को इम्प्रूव करती है, और जो बैड बैक्टीरिया होती है वो पेट में इन्फेक्शन, फिर हमारे स्टमक में पेन वगैरह के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया दोनों ही रहते हैं। सो यहाँ पर जो डाइजेशन में मदद कर रहे हैं वो कौन है, गुड बैक्टीरिया। वायरस बीमारियों के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एल्गी तो रहता नहीं है, फंजाई भी रहता नहीं है। तो उस हिसाब से हिंदी में भी जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 जीवाणु, जिसको बैक्टीरिया भी कहा जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंक्रीजिंग द कंजम्पशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड हेल्प यू इंक्रीज द लेवल ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन योर बॉडी। तो अगर आपको पता रहेगा कि कार्बोहाइड्रेट रिच फूड आइटम्स क्या होती है तो आप इसका आंसर झट से बता पाएंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं जो मटर है इसमें प्रोटीन है, सोयाबीन में प्रोटीन है, ग्राउंड नट में फैट्स होता है, प्रोटीन भी होता है। तो सिर्फ यहाँ पर जो भुट्टा है यानी कि जो मेज है इसमें कार्बोहाइड्रेट मौजूद है। तो हमको इसका कंजम्पशन मतलब बढ़ा देना है, इसको खाने की मात्रा हमको बढ़ा देनी है अगर हमको अपने बॉडी में कार्बोहाइड्रेट की लेवल को इंक्रीज करनी हो। सो उस हिसाब से हिंदी में भी इसका जो आंसर है वो है मक्का, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर हमसे पूछा गया है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। सो यहाँ पर हमको एक असर्शन दिया गया है और रीजन दिया गया है, तो उसको पढ़ लेते हैं। असर्शन में कहा गया है अ बर्ड लाइक आउल कैन सी वेरी वेल इन नाइट बट नॉट ड्यूरिंग डे। तो जो आउल होता है उसको रात के वक्त बड़े ही अच्छी तरीके से दिखता है बट सुबह उतना अच्छी तरीके से नहीं दिखता है। रीजन दिया गया है नाइट बर्ड्स हैव अ few cones and a large number of rods in the retina। तो जो नाइट बर्ड्स होते हैं मतलब जो बर्ड्स रात के वक्त एक्टिव होते हैं, ठीक है, तो उनकी जो आंखों में रेटिना है उनमें रॉड सेल्स ज्यादा मात्रा में पाई जाती है एज कंपेयर टू कोन सेल। तो यहाँ पर हमको बताना है कि आउट ऑफ ऑप्शन
1, 2, 3 एंड 4 कौन सा सही है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि असर्शन और रीजन दोनों ही सही है और जो रीजन है वो असर्शन को बड़ी ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है, क्योंकि कारण बताया गया है कि क्यों जो नाइट बर्ड्स है यानी कि जो आउल है उसको क्यों रात को अच्छा दिखता है और सुबह क्यों नहीं अच्छे से दिखता है। तो इसका आंसर हिंदी में भी ऑप्शन नंबर 1 होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर हमसे कहा गया है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। सो यहाँ पर हमको दो स्टेटमेंट दी गई है S1 और S2 करके, तो पढ़ लिया जाए। हेन एग्जिबिट्स एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, तो मतलब मुर्गियों में जो फर्टिलाइजेशन होता है यानी कि एग और स्पर्म का फ्यूजन बाहर होता है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही गलत है। ऐसा तो फ्रॉग्स फिशेस में देखा जाता है, राइट। एंड स्टेटमेंट 2 कह रहा है हेन इज एन ओविपेरस एनिमल, मतलब ये एग लेइंग एनिमल है, तो ये स्टेटमेंट सही है। उस हिसाब से हमारे आउट ऑफ दीज 4 ऑप्शंस कौन सा सही है? तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही है, क्योंकि यहाँ पर S2 ट्रू है, S1 इज फॉल्स। उस हिसाब से हिंदी में भी इसका ऑप्शन नंबर 3 होगा। S2 सही है और S1 गलत है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको कहा गया है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। सो हमको चारों स्टेटमेंट्स में से जो करेक्ट ऑप्शन है उसको ढूंढकर लिखना है। तो जैसे कि यहाँ पर कहा गया मीजल्स इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, ये गलत है। मीजल्स इज कॉज्ड बाय वायरस। मलेरिया इज कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम, ये सही है। टाइफॉइड इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, ये भी सही है। लेप्रोसी इज कॉज्ड बाय वायरस, ये गलत है। इट इज कॉज्ड बाय अ बैक्टीरिया। सो उस हिसाब से कौन से स्टेटमेंट्स यहाँ पर सही है? तो वो है बी एंड सी। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 बी एंड सी, और यहाँ पर हिंदी में भी ऑप्शन नंबर 2 बी एंड सी ही सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लिया जाए। तो ये वाली क्वेश्चन मैंने अपना जो सेल के ऊपर एकदम डिटेल्ड वीडियो बनाई है, आप जाकर देख सकते हैं। वहां पर मैंने सेल से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हो सकते थे, कॉन्सेप्चुअल चीज, फिर रटने वाली चीज जो भी हो सकती थी, पूरा मैंने उस वीडियो में अच्छे से समझाया है और वहां पर सेल से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराए हैं। तो ये क्वेश्चन वहां पे भी था, तो जल्दी से पढ़ लेते हैं। हमको यहाँ पर एक टेबल दिया गया है। टेबल के एकदम लेफ्ट साइड में हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कुछ पार्ट्स ऑफ सेल दिए गए हैं और यहाँ पर ए, बी और सी दिए गए हैं। ए, बी और सी में ये जो पार्ट्स ऑफ सेल है, जो टिक मार्क किया गया है मतलब ये सारे प्रेजेंट है, जहां पर क्रॉस दिया गया है मतलब वो एब्सेंट है। तो इस बेसिस पर हमको आइडेंटिफाई करना है कि ए, बी और सी किस टाइप के सेल है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ए में साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, क्लोरोप्लास्ट सब कुछ मौजूद है। यानी कि हमको ध्यान किस पे रखना है? सेल वॉल और क्लोरोप्लास्ट पे। ये दोनों चीज जब भी मौजूद होता है तो वो एक प्लांट सेल हो जाता है। बट प्लांट सेल ए तो 3 ऑप्शन में बता रहा है। तो बढ़ते हैं बी की ओर। बी के ओर बढ़ते ही हम देखते हैं कि बी में सेल वॉल और क्लोरोप्लास्ट मौजूद नहीं है, वो एब्सेंट है। तो हम ये आंख बंद करके इसको कह सकते हैं कि ये एक एनिमल सेल है। तो एनिमल सेल भी 2 ऑप्शंस में दिए गए हैं। तो आउट ऑफ ए और मतलब 1 एंड 3 हमको चूज करना है कौन सा सही है। फोर्थ वाला और सेकंड वाला ऑलरेडी यहाँ पर क्रॉस हो जाता है। सी में हमको कहा गया है कि सब कुछ मौजूद है, सिर्फ क्लोरोप्लास्ट ही मौजूद नहीं है। तो यहाँ पर ये इंडिकेट कर रहा है कि ये फंजाई है। ठीक है, हम जानते हैं फंजाई नॉन ग्रीन ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनकी सेल वॉल होती है बट उनका क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। तो उस हिसाब से फंजाई को हम एनिमल सेल में ही क्या करेंगे? कंसिडर करेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। ए प्लांट सेल है, बी एनिमल सेल है, सी भी एनिमल सेल है। तो यहाँ पर हिंदी में भी इसका जो थर्ड ऑप्शन है कि ए पादप कोश है, बी जीव कोश है और सी भी जीव कोश है, ये इसका सही उत्तर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर हमसे कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर ऑलवेज ट्रू अबाउट द प्रोसेस ऑफ क्लोनिंग। क्लोनिंग के बारे में कौन से स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स सही है? तो यहाँ पर हमको ए में कहा गया है इट इज पॉसिबल ओनली इन एनिमल्स, ये गलत है, प्लांट्स में भी होता है। बी में कहा गया है इट रिजल्ट्स इन एग्जैक्ट रेप्लिकेशन ऑफ अ सेल, लिविंग पार्ट और एन ऑर्गेनिज्म। तो कहते हैं क्लोनिंग की मदद से हमको एकदम हूबहू एक सेल मिल सकता है, कोई भी लिविंग पार्ट मिल सकता है या फिर एक पूरा जीता जागता ऑर्गेनिज्म भी मिल सकता है। तो जो बी वाली स्टेटमेंट है वो अभी तक करेक्ट लग रही है। सी में कहा गया है इट रिजल्ट्स इन अ लार्ज नंबर ऑफ
ऑफस्प्रिंग्स। तो क्या होता है कि इससे बहुत सारे बच्चे पैदा नहीं होते क्लोनिंग की मदद से, एक ही क्लोन बनता है। तो उस हिसाब से यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 2, ओनली बी इज द करेक्ट स्टेटमेंट। और यहाँ पे भी हिंदी में भी केवल बी ही इसका सही उत्तर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 66 में हमसे कहा गया है कि यहाँ पर 3 स्टेटमेंट्स दी गई है, इनमें से एक या एक से अधिक सही हो सकता है। तो आपको उस बेसिस पे यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसको चूज करना है। तो यहाँ पर कहा गया है कि जो क्लोनिंग के बारे में स्टेटमेंट दी गई है, तो पहला कह रहा है इट इज पॉसिबल ओनली इन एनिमल्स। सो क्लोनिंग कहा जा रहा है कि ये एनिमल्स में ही पॉसिबल है। तो ये सही है क्योंकि एनसीईआरटी के रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में यहाँ पर बताया गया है कि हमने डॉली नामक एक शीप का क्लोन, मतलब वो एक क्लोन थी। तो इट इज पॉसिबल ओनली इन एनिमल्स, तो ये तो सही है। बी कह रहा है कि क्लोनिंग की मदद से हम किसी एक सेल का रेप्लिका बना सकते हैं, एकदम एग्जैक्ट हूबहू कॉपी बना सकते हैं, कोई भी लिविंग पार्ट बना सकते हैं, या फिर एक जीता जागता ऑर्गेनिज्म भी हम बना सकते हैं। तो स्टेटमेंट बी भी सही जा रहा है। इट रिजल्ट्स इन अ लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग, तो नहीं, इससे बहुत सारे क्लोन्स नहीं बनते, एक ही क्लोन बनता है। तो ये गलत स्टेटमेंट है। तो उस हिसाब से इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए एंड बी। और हिंदी में भी इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी नहीं है, वो है ए और बी। ठीक है, सो ये आपको ध्यान में रखना है कि ये जंतुओं में ही संभव है। और इससे हम क्या कर सकते हैं, किसी कोशिका या किसी जीवंत भाग या किसी जीव का सटीक प्रतिलिपिकरण होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको यहाँ पर मैच द फॉलोइंग करना है। तो यहाँ पर कुछ इन्वेंशंस है और हमको इन्वेंटर को ढूंढना है। तो जैसे कि आप जानते हैं पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के साथ ए जाएगा। स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन किसने निकाला था, वो थे एडवर्ड जेनर, तो ये बी के साथ जाएगा। फर्मेंटेशन प्रोसेस के मतलब उसको कौन इन्वेंट किए थे या डिस्कवर किए थे, वो थे लुई पास्तूर, तो हम यहाँ पर सी लिखेंगे। और बैसिलस एंथ्रासिस रॉबर्ट कॉच ने इसका आविष्कार किया था, तो ये है डी। सो उस हिसाब से डी के साथ जा रहा है 1, डी के साथ 1 तो 3 ऑप्शंस में है। सी के साथ जा रहा है 3, फिर बी के साथ जा रहा है 5। सो सी बी के साथ 5 और ए के साथ जा रहा है 4। तो उस हिसाब से ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही है। ए 4, बी 5, सी 3, डी 1। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर ये भी ऑप्शन नंबर 1 ही इसका सही आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो हमको कुछ स्टेटमेंट दी गई है। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज हाईली कॉइल्ड एंड शॉर्टर देन द लार्ज इंटेस्टाइन। तो कहा जा रहा है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो बहुत ही पेचीदा है और वो लार्ज इंटेस्टाइन से छोटा साइज में। गलत है, वो बड़ा होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव्स सिक्रीशंस फ्रॉम द लिवर एंड पैनक्रियाज। हाँ, ये सही है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में लिवर और पैनक्रियाज के जो भी डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं वो पोर की जाती है, तो ये सही है। लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी विच सीक्रेट्स बाइल जूस, ये भी सही है। द पैनक्रियाटिक जूस एक्ट्स ऑन फैट्स एंड चेंजेस देम इनटू सिंपलर फॉर्म्स। सो ये गलत है। ठीक है, सो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी एंड सी। बी एंड सी आर द करेक्ट ऑप्शन। सो उस हिसाब से हिंदी वाले में भी बी और सी ही इसका सही आंसर है। आप प्रश्न पढ़ सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 78 में भी हमको क्या करना है, हमको कुछ यहाँ पे दिए गए हैं स्टेटमेंट्स, उनको देखना है, पढ़ के देखना है कि कौन से सही है। तो फोटोसिंथेसिस के बारे में सारे स्टेटमेंट्स हैं। इन फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। तो ये बात तो सही है कि फोटोसिंथेसिस में जो सूरज की जो एनर्जी होती है, सोलर एनर्जी होती है, वो केमिकल एनर्जी में बदल जाती है। तो ये स्टेटमेंट सही है। इन फोटोसिंथेसिस CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इज यूज्ड, ये स्टेटमेंट भी सही है। इन फोटोसिंथेसिस CO2 इज रिलीज्ड एंड O2 इज कंज्यूम्ड, ये गलत है। CO2 गैस रिलीज नहीं होती, O2 रिलीज होती है और CO2 का इस्तेमाल होता है। तो उस हिसाब से जो डी वाला है वो करेक्ट आंसर है, मतलब यहाँ पे ऑप्शन है। और फिर उसके बाद है फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस बोथ ड्यूरिंग डे एंड नाइट, ये गलत है क्योंकि जब सूरज रहेगा, क्योंकि फोटोसिंथेसिस का मतलब ही है, फोटो मींस लाइट, सो लाइट के प्रेजेंस में कुछ नया कंबाइन करके बनाता है। तो फोटोसिंथेसिस दिन में ही होता है, रात को नहीं होता है। तो उस हिसाब से हमारे कौन से ऑप्शन सही हुए, ए बी और डी। तो ए बी और डी हमारे कौन से ऑप्शन में दिया गया है, वो है फोर्थ ऑप्शन। सो उस हिसाब से यहाँ पर भी फोर्थ ऑप्शन ए बी और डी सही आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर कहा गया है कंसिडर द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट्स। सो
कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए हैं प्लांट्स के और उनको हमको कंसिडर करना है, पढ़ना है और फिर हमको ढूंढना है कि डेजर्ट प्लांट में ये कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद होंगे। तो सबसे पहले कहा गया ब्रॉड एंड फ्लैट लीव्स। सो डेजर्ट में तो ऐसा होता नहीं है। फोटोसिंथेसिस कैरिड आउट बाय स्टेम्स, तो हाँ वहाँ पे फ्लफी एंड फ्लैशी स्टेम होता है क्योंकि उसमें वाटर स्टोर्ड रहता है। रूट्स गोइंग वेरी डीप, तो क्योंकि वहाँ पे वाटर का शॉर्टेज होता है तो जो रूट्स होती है वो बड़ी लंबी लंबी होती है और बहुत डीप जाती है पानी की खोज में। वेरी लिटिल लॉस ऑफ वाटर थ्रू ट्रांसपीरेशन, तो ये भी सही है क्योंकि ट्रांसपीरेशन की मदद से अगर पानी निकल ही जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऑलरेडी वाटर की शॉर्टेज है तो वो पेड़ या पौधा मर सकता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस करेक्ट है बी, सी और डी सही है। कोन शेपेड प्लांट्स विद स्लोपिंग ब्रांचेस, ये तो हिली एरिया में जैसे पाइन ट्री वहां पे इनकी शेप ऐसी होती है, तो ये तो नहीं होगा। तो बी सी डी जो है ये इसका सही आंसर है। तो यहाँ पर भी बी सी और डी ही होगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की ओर। क्वेश्चन नंबर 76 में भी हमको कुछ स्टेटमेंट्स दी गई है और हमको इनका जो करेक्ट आंसर है वो ढूंढना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको भी सॉल्व करना। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आर्टरीज के बारे में कुछ बातें कही गई है। तो आर्टरीज आर ब्लड वेसल्स विच कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एट अ हाई प्रेशर। सो आर्टरीज क्या करती है, वो ऑक्सीजन रिच ब्लड को हार्ट से लेकर सारे बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाती है और हाई प्रेशर में ये ब्लड फ्लो करता है। टू एंश्योर दैट ब्लड फ्लोज ओनली फ्रॉम हार्ट टू अदर बॉडी पार्ट्स द आर्टरीज हैव वाल्व्स। सो वाल्व्स वेन्स में होती है, आर्टरीज में नहीं होती है, तो ए वाला स्टेटमेंट सही है। द वॉल्स ऑफ द आर्टरीज आर कंपैरेटिवली थिन, नहीं, वॉल्स ऑफ द आर्टरीज आर थिक एंड इलास्टिक। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है ओनली ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो केवल ए ही यहाँ पर, जो तीनों स्टेटमेंट्स में से सिर्फ स्टेटमेंट ए ही यहाँ पर सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हेन ह्यूमन बीइंग्स इनहेल ऑक्सीजन ड्यूरिंग रेस्पिरेशन विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट डज नॉट टेक प्लेस, मतलब इंस्पिरेशन के वक्त जब हम सांस भरते हैं तब कौन सा मूवमेंट नहीं होता है, आपको ध्यान में रखना है। द एयर इज ड्रॉन इन थ्रू द नोस्ट्रिल, नाक में जो छेद है उससे हवा अंदर जाती है, ये तो होता है। रिब्स मूव आउट, ये भी होता है। डायफ्राम्स मूव अप, ये नहीं होता है। लंग्स एक्सपैंड, ये होता है। तो हमको जो नहीं होता है उसको ढूंढना है, तो उस हिसाब से जो ऑप्शन 3 है वो सही आंसर है और यहाँ पर भी ऑप्शन 3 ही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट में हमको क्या ढूंढना है, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट जाइलम। जाइलम के बारे में जो स्टेटमेंट दी गई है, जो गलत स्टेटमेंट है वो हमको ढूंढना है। तो जाइलम इट इज अ टिश्यू, ये सही स्टेटमेंट है। इट इज अ पाइप लाइक वेसल, ये भी सही स्टेटमेंट है। इट ट्रांसपोर्ट फूड एंड न्यूट्रिएंट फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स, सो ये जाइलम का काम नहीं है, ये फ्लोएम का काम है, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ट्रांसपिरेशन प्रोड्यूसेस सक्शन पुल इन इट, तो ये तो जाइलम का काम है, मतलब किस तरीके से वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है लंबी लंबी हाइट्स तक, तो वो रीजन है यहाँ पे सक्शन पुल। तो इसका हमको ढूंढना था कि जाइलम का कौन सा फंक्शन नहीं है या जाइलम के बारे में कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, तो वो है ऑप्शन नंबर 3। यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर 3 ही इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो कि है 71 में हम देखेंगे, हमको यहाँ पर कुछ टर्म्स दिए गए हैं और उनकी मीनिंग यहाँ पर पास में दी गई है। तो जैसे कि आप जानते हैं हार्वेस्टिंग का मतलब क्या है, फसल को काटना जब वो मैच्योर कर जाते हैं। सो 3 के साथ जाएगा ए। थ्रेशिंग का मतलब क्या होता है कि हम ग्रेन्स को सीड्स या ग्रेन्स को उसके शैफ्ट से अलग करते हैं, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 4th के साथ बी। क्रॉप रोटेशन का मतलब क्या है, अलग अलग क्रॉप्स ग्रो करना सेम फील्ड पे अलग अलग टाइम पे, तो ये हो जाएगा सी। और ड्रिप सिस्टम क्या होता है कि जहां पर हम प्लांट्स की रूट्स तक ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी पहुंचाते हैं, तो ये हो जाएगा डी। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पे ए के साथ जा रहा है 3 जो कि 2 ऑप्शन में है, बी के साथ जा रहा है 4, तो 3 वाला ऑप्शन सही लग रहा है। ए के साथ 3, बी के साथ जा रहा है 4, सी के साथ जा रहा है 2, डी के साथ जा रहा है 1। सो 3 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट आते हैं हम, व्हेन ह्यूमन बीइंग इनहेल ऑक्सीजन ड्यूरिंग रिस्पिरेशन, तो ये ऑलरेडी हम सॉल्व कर चुके हैं। डायफ्राम मूव्स अप, ये वाला इसका करेक्ट ऑप्शन था, रिपीट हो गया है क्वेश्चन, कोई बात नहीं। सो क्वेश्चन नंबर 65 यहाँ पर हमको फिर से मैच द फॉलोइंग दिया गया है, तो हमको कॉलम 1 में जो आइटम्स है कॉलम 2 के साथ मैच करने हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं जो बैक्टीरिया है, पहले इजी वाला कर लेते हैं, तो लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया है तो उसके पास बी लिख दिया।
फंजाई, एस्परजिलस एक फंजाई है तो इसके साथ सी लिख दिया। प्रोटोजोआ कौन है, वो है अमीबा, तो इसके साथ हमने क्या लिख दिया, डी। और क्लेमाइडोमोनास जो है वो एक एल्गी है। तो उस हिसाब से हमारे ऑप्शंस किसके साथ मिल रहे हैं, ए जा रहा है 1 के साथ, ए के साथ 1 दो जगह पे है, ए जा रहा है 1 के साथ, बी जा रहा है 5 के साथ, सी जा रहा है 4 के साथ और डी जा रहा है 2 के साथ। उस हिसाब से ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर है। तो यहाँ पे हिंदी में भी ऑप्शन नंबर 1 ही इसका सही उत्तर है। आगे चलते हैं। यहाँ पर हमको कुछ विटामिन दिए गए हैं और मिनरल में आयरन भी है, और यहाँ पर उनकी डेफिशिएंसी, उनकी कमी के कारण जो बीमारी होती है वो कॉलम बी में दिया गया है। तो जैसे कि हम जानते हैं, ये तो हम छोटे से ही पढ़ते आ रहे हैं कि विटामिन ए के कारण लॉस ऑफ विजन होता है, तो ये जाएगा ए के साथ। फिर विटामिन बी के कारण बी से बेरी भी होता है, तो वो जाएगा बी के साथ। उसके बाद विटामिन सी के वजह से स्कर्वी होता है, तो स्कर्वी के साथ जाएगा विटामिन सी, यानी कि ऑप्शन 3। और आयरन की कमी के कारण एनीमिया होता है, तो एनीमिया के साथ जाएगा डी। तो यहाँ पे हमारा इस मैचिंग का जो ऑप्शन है वो कहाँ पे दिया गया है, देखते हैं। ए के साथ 4 दो जगह पे है, बी के साथ 5 यहाँ पे है, सो A4 B5 C3 D2। सो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, और यहाँ पे भी वही है। चलिए जल्दी से हम इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस बाय बडिंग। बडिंग मेथड से कौन रिप्रोड्यूस करता है, तो जैसे कि आप जानते हैं बडिंग इन ईस्ट एंड बडिंग इन हाइड्रा, ये हम पढ़ चुके हैं, तो ये होगा ईस्ट एंड हाइड्रा, राइट। सो जो अमीबा है वो बाइनरी फिशन है, जो पैरामीशियम है वो भी बाइनरी फिशन है, ठीक है। तो इस हिसाब से थर्ड जो ऑप्शन है वो इसका सही आंसर है। यहाँ पे भी ईस्ट एंड हाइड्रा ही इसका करेक्ट आंसर होगा हिंदी वालों के लिए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। 7 में हमसे पूछा गया है मोस्ट प्लांट्स ऑब्टेन नाइट्रोजन फ्रॉम सॉइल इन द फॉलोइंग फॉर्म। सो जो प्लांट्स होती है उनको तो जो नाइट्रोजन है वो सॉइल से मिलती है, किस फॉर्म में मिलती है, वो मिलती है नाइट्रेट्स के फॉर्म में, ठीक है। क्योंकि जो प्लांट्स है वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन यानी कि जो गैसियस नाइट्रोजन है उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो फ्री नाइट्रोजन नहीं होगा, नाइट्रिक एसिड भी नहीं होगा, अमोनिया भी नहीं होगा, नाइट्रेट से इसका सही आंसर है। तो यहाँ पर हिंदी वालों के लिए भी फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स इज नॉट फाउंड इन बर्ड्स। बर्ड्स में कौन सा ऑर्गन नहीं पाया जाता है, तो उनकी इंटेस्टाइन होती है, लिवर भी होती है, किडनी भी होती है, सिर्फ यूरिनरी ब्लैडर नहीं होती है। और उनका जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है, वो है यूरिक एसिड। तो इनकी यूरिनरी ब्लैडर नहीं होती, इनके पुप के साथ यानी कि इनके फीसस के साथ ही ये यूरिक एसिड जो है ये वेस्ट निकल जाता है। तो यहाँ पर मूत्राशय उनकी नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रुप ऑफ सिंगल सेल्ड एनिमल्स, मतलब एक सेल के बने हुए एनिमल्स इनमें से कौन है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि जो ईस्ट है वो सिंगल सेल्ड फंजाई है, अमीबा एक प्रोटोजोन है सिंगल सेल्ड, बैक्टीरिया भी सिंगल सेल्ड है। उस हिसाब से जो थर्ड ऑप्शन है वो इसका सही आंसर होगा, क्योंकि हाइड्रा जो यहाँ पे है वो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, सी एनिमनी यहाँ पर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, और यहाँ पर हाइड्रा और सी एनिमनी दोनों ही दिए गए हैं जो कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ये सिंगल सेल्ड नहीं है। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन यहाँ पे भी सही है, ईस्ट, अमीबा और बैक्टीरिया आर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, मतलब एक कोशिकीय जीव है ये। Which of the following glands occur in pairs in human beings? Human beings में कौन से ग्रंथ, शायद ग्लैंड को हिंदी में ग्रंथ ही कहा जाता है, पाए जाते हैं, ठीक है, पेयर में, ठीक है, पेयर मतलब दो। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है एड्रिनल, क्योंकि एड्रिनल ग्लैंड जो होती है वो दो किडनीज के ऊपर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, तो वो दो होते हैं, दो किडनी है तो दो कैप लाइक स्ट्रक्चर, और थायराइड का एक राइट लोब और एक लेफ्ट लोब होता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो एड्रिनल और थायराइड है। ये ओके। अब हमको यहाँ पर मोड ऑफ न्यूट्रिशन को उनके ऑर्गेनिज्म से मैच कराना है। तो ऑटोट्रॉपिक मतलब जो अपना खाना खुद बना सके, तो वो हो जाएगा एल्गी, ठीक है। होलोजोइक न्यूट्रिशन कहाँ पे दिखता है, वो ह्यूमंस में भी दिखता है एज वेल एज अमीबा में भी दिखता है, तो यहाँ पर बी जाएगा। पैरासाइट, तो हम जानते हैं कस्क्यूटा एक पैरासाइटिक प्लांट है, वो नॉन ग्रीन प्लांट है, उसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, तो वो अपने होस्ट प्लांट से जितनी भी न्यूट्रिएंट्स होती है वो चुरा लेता है, तो यहाँ पर सी इसके साथ जाएगा। और जो सैप्रोफाइट्स होते हैं वो क्या करते हैं, डेड एंड डिकेइंग मैटर से न्यूट्रिशन लेते हैं, तो वो है मशरूम जो कि
फंजाई है एक्चुअली, तो ये जाएगा डी के साथ। उस हिसाब से अगर हम अपने ऑप्शंस को मिलाने की कोशिश करें, सो ए इज गोइंग विथ 3, 2 ऑप्शन में ऐसा है, फिर बी है 2 के साथ, सो ये वाला सही आंसर है A3। एक बार मैं मैच कर लेती हूँ, A3, फिर है B2, C4 एंड D1। सो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1, इसमें भी वही होगा। Next question is, X is the largest gland in our body. It secretes Y, which is stored in Z. X, Y, Z are respectively. तो अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, और डाइजेशन प्रोसेस अगर अच्छे से पढ़ा होगा, तो आप जानते हैं कि जो लार्जेस्ट ग्लैंड हमारी बॉडी में है वो क्या है, वो है लिवर, ठीक है। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन में लिवर दिया गया है। अब क्या करता है, जो लिवर है वो क्या सिक्रीट करता है, वो बाइल जूस सिक्रीट करता है, जो कि दोनों ऑप्शन में मौजूद है। और विच इज स्टोर्ड इन, ये जो बाइल जूस लिवर बनाता है वो कहाँ पर स्टोर्ड रहता है, वो स्टोर्ड रहता है गॉल ब्लैडर में, जो कि यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो उस हिसाब से इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हुआ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर हमसे पूछा गया है, ये वाला क्वेश्चन कितना नंबर है, क्वेश्चन नंबर 65 है। सो क्वेश्चन नंबर 65 में हम देखेंगे, Which of the following feature do not help hydrophytes to stay afloat in water? Hydrophytes मतलब क्या, ऐसे प्लांट्स जो पानी पे रहते हो। तो हमको ऐसे फीचर्स ढूंढ के लिखने हैं जो उनको मदद नहीं करते हैं पानी में तैरने में। तो जैसे कि आप जानते हैं, द स्टॉक्स एंड स्टेम्स हैव लार्ज टनल्स, ये तो उनको मदद करते हैं। लीव्स हैव वैक्सी कोटिंग, ये उनको मदद नहीं करते। लार्ज सर्कुलर डिस्क शेपेड लीव्स, ये मदद करते हैं। फिंगर लाइक एंड रिबन लाइक लीव्स एंड स्टेम्स, ये उनको मदद नहीं करते हैं। तो जो मदद नहीं करते फीचर्स, उनको हमें ढूंढना था, तो बी और डी हुए। तो उस हिसाब से ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है, और यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर 4 ही उसका करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए आगे के क्वेश्चन पे जाते हैं। विच फैट सॉल्यूबल विटामिन इज नेसेसरी फॉर गुड स्किन। सो इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन हमने थोड़ी देर पहले ही सॉल्व किया था। तो गुड स्किन के लिए और फैट सॉल्यूबल विटामिन होना चाहिए। तो हम जानते हैं फैट सॉल्यूबल विटामिन A, D, E और K होता है, और उसमें जो गुड स्किन के लिए जरूरी है वो है विटामिन A। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 है सही आंसर, विटामिन A। Next question, which of the following adaptations helps aquatic plants to remain afloat in water? तो पानी में तैरने में एक्वाटिक प्लांट्स को कौन सा एडेप्टेशन मतलब कौन सा फीचर मदद करता है? लार्ज होल्स इन स्टेम्स ऑफ प्लांट्स, करेक्ट। वैक्सी कोटिंग ऑन लीव्स, नहीं। रिबन लाइक लीव्स, नहीं। रिबन लाइक लीव्स अंडर वाटर जो प्लांट्स होती है उनको मदद करती है। स्टोमाटा इन अपर सरफेस ऑफ लीफ, ये भी मदद नहीं करती। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा लार्ज होल्स इन स्टेम्स ऑफ प्लांट्स, पौधों के तनों में बड़े छिद्रों का होना इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर वाटर बॉर्न बैक्टीरियल डिजीज, मतलब पानी से फैलने वाले बैक्टीरियल डिजीज क्या है? तो जैसे कि आप जानते हैं कि जो मलेरिया है वो तो मच्छर के काटने से होता है, तो मलेरिया जिधर पे है पहले ही उनको काट देते हैं। और जॉन्डिस जो है वो पानी से तो फैलता है, बट वो एक वायरल डिजीज है, वो वायरस की वजह से होता है। तो ये 1, 2, 3 जो ऑप्शन है ये ऑलरेडी यहाँ पर कट हो गए। तो बैक्टीरियल डिजीज टाइफॉइड और कोलेरा होते हैं, और ये कॉन्टामिनेटेड वाटर से फैलते हैं। मतलब वाटर में अगर इनके जो पॉजिटिव एजेंट जो बैक्टीरिया ये 2 डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये अगर पानी में मौजूद रहेगी और वो पानी हमने पी लिया तो उससे क्या हो जाएगा, हमको भी टाइफॉइड और कोलेरा हो जाएगा। सो इस हिसाब से यहाँ पर टाइफॉइड और हैजा जिसको हम कहते हैं 4th ऑप्शन में दिया गया है, वो इसका सही आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 78 में। Which of the following statements is are true about viruses? So viruses के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही है? तो यहाँ पर हमको 4 स्टेटमेंट्स दी गई है। They can reproduce on their own, नहीं। वो होस्ट की बॉडी के अंदर जब घुसते हैं तब सेल की मशीनरी को पूरा हाईजैक करके फिर अपनी मल्टीपल कॉपीज बना सकते हैं, तो वो खुद से रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, 1 से 2 या मल्टीपल वायरसेस नहीं बना सकते। दे डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम द होस्ट सेल्स, तो ये सही उत्तर है, मतलब सही यहाँ पर स्टेटमेंट है। दे लैक सेलुलर स्ट्रक्चर, हाँ उनका सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होता है। दे हेल्प इन डिकेइंग डेड मैटर, तो ये गलत ऑप्शन है, मतलब ये गलत स्टेटमेंट बताया गया है वायरस के बारे में। तो हमको जो सही है वो ढूंढना था, तो वो कौन कौन से हुए, बी और सी, जो कि 3rd ऑप्शन में दिया गया है। तो यहाँ पर 3rd ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन।
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 77 यहाँ पर हमसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू रिगार्डिंग वेन्स इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में जो वेन्स है उनके बारे में कौन से स्टेटमेंट यहाँ पर सही दिए गए हैं। तो जैसे कि दिया गया है ए में, दे मोस्टली कैरी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड टू द हार्ट। तो ये बात तो सही है कि वेन्स का काम है कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को हार्ट तक लेके जाना। दे हैव थिक वॉल्स, नहीं, थिक वॉल्स आर्टरीज की होती है। दे हैव वाल्व्स विच अलाउ ब्लड टू फ्लो इन वन डायरेक्शन। हाँ, वेन्स में वाल्व्स होती है जो कि ये सुनिश्चित करता है कि जो ब्लड का फ्लो है वो सिर्फ एक ही दिशा में हो। दे आर सुपरफिशियली लॉक्ड अंडर द स्किन। तो आप अगर अपने स्किन में देखेंगे तो आपको जो ये थोड़ा सा ग्रीनिश टिंच का जो दिखता है ऐसे शाखाओं जैसी स्ट्रक्चर, वो एक्चुअली वेन्स है। तो ये सुपरफिशियली लॉक्ड रहती है हमारे स्किन के नीचे। तो उस हिसाब से हमारे जो करेक्ट ऑप्शंस हुए वो क्या हुए, वो है ए, सी और डी, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। तो यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर 2 ए, सी, डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, चलिए पढ़ते हैं। ओके, सो हमको यहाँ पर ए बी सी डी ई करके बताया गया है, कुछ फीचर्स दी गई हैं। तो उस आधार पर हमको ढूंढना है कि कौन सा क्या सेल है। तो जैसे कि आप जानते हैं ए में क्या कहा गया है, प्रेजेंट इन ह्यूमन बींग्स बट लैक्स न्यूक्लियस। सो ये हम अच्छे से जानते हैं कि ह्यूमन बींग्स में ऐसा एक सेल जिसमें न्यूक्लियस नहीं है, उसको एक्चुअली सेल तो कहते नहीं है, कॉर्पसल कहते हैं, तो वो है आरबीसीज। ठीक है। हैज वेरी लार्ज वैक्यूल। सो लार्ज वैक्यूल तो प्लांट सेल में पाया जाता है, जो कि यहाँ पर ऑनियन पील के बारे में कहा गया है। तो एक तो मिला आरबीसी, सेल ऑफ ऑनियन पील हो गया। हैज नो सेल वॉल। सेल वॉल एनिमल सेल में नहीं होता, तो चीक सेल एक तरीके का एनिमल सेल ही है। बीन शेपेड एंड ऑकर इन पेयर। सो ऐसे बीन शेपेड होते हैं दो सेल और ये जोड़े में रहते हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं, ये गार्ड सेल होते हैं जो स्टोमाटा को मतलब उसके पास मौजूद होते हैं। ट्यूब लाइक विथ ओपनिंग ऑन बोथ साइड। तो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जहां पर दोनों एंड ही खुले हैं, तो वो है जाइलम सेल। सो उस हिसाब से इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे भी सही उत्तर है उसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है। हाँ, सो दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन। अ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ अ प्लांट इज कॉल्ड। सो प्लांट का जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो क्या है, वो है पिस्टिल। तो पिस्टिल तो दो ऑप्शन में दिए गए हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। इसके 3 पार्ट्स है, ठीक है, हम जानते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ऑफ विच Y is mainly the receptive surface for pollen grains। मतलब pollen grains को, मतलब pollen grains आके किसके साथ अटैच करते हैं, तो वो है स्टिग्मा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन द जेड। तो जेड क्या है, हमने देखा है ओव्यूल्स में एम्ब्रियो सैक होता है और वहां पे फर्टिलाइजेशन होता है, तो उस हिसाब से यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन दिया गया है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज करेक्ट ऑप्शन। सो यहाँ पर हमको क्या कहा गया है, असर्शन में कहा गया है, अ स्टोमाटा आर यूजुअली प्रेजेंट ऑन सरफेस ऑफ लीव्स एंड सक्यूलेंट स्टेम इन डेजर्ट प्लांट। सो यहाँ पर क्या कहा गया है कि जो स्टोमाटा है वो लीव सरफेस पे पाई जाती है और ये डेजर्ट प्लांट्स के सक्यूलेंट स्टेम में भी पाई जाती है। रीजन में क्या कहा गया है, द पोजीशन ऑफ स्टोमाटा इन लीव्स अफेक्ट्स द रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन इन प्लांट्स। तो कह रहे हैं कि जो ट्रांसपीरेशन रेट होता है प्लांट्स में वो स्टोमाटा के पोजीशन पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर चारों ऑप्शंस में से आप जरा सोच के मुझे बताइए कि कौन सा यहाँ पे सही उत्तर होगा। इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या लग रहा है। तो देखिए, दोनों बातें है तो सही, दोनों स्टेटमेंट सही है, पर जो रीजन दिया गया है वो असर्शन को जस्टिफाई नहीं कर रहा है, उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन 2 होगा कि जो असर्शन और रीजन है दोनों ही सही है, बट रीजन जो है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, सो यहाँ पे भी 2 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे यहाँ पे पूछा गया है, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग प्लांट्स ऑफ व्हीट एंड ग्रास। सो जैसे कि आप जानते हैं व्हीट और ग्रास कैसे प्लांट है, मोनोकॉट प्लांट है। मोनोकॉट प्लांट, मोनोकॉट प्लांट में जो रूट होती है वो कैसी होती है, वो फाइब्रस रूट होती है और लीफ में वेनेशन कैसी होती है, पैरेलल वेनेशन होती है। तो क्योंकि दोनों ही मोनोकॉट प्लांट है तो क्या होगा, दे विल हैव सेम टाइप ऑफ रूट सिस्टम एंड लीफ वेनेशन। तो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। समान प्रकार की जड़ें और पत्तियों की सीरा विन्यास भी समान होते हैं गेहूं और घास के पौधों में।
यहाँ पर हमसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट ईस्ट। ईस्ट के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। ईस्ट इज अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, करेक्ट है। ईस्ट मल्टीप्लाई रैपिडली एंड प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, सही बात है। ईस्ट कैन रिमेन डॉर्मेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम, मतलब वो इनएक्टिव स्टेट में बड़े दिनों तक रह सकता है, ये भी सही है। ईस्ट रिप्रोड्यूसेस बाय फ्रैगमेंटेशन, ये स्टेटमेंट ईस्ट के बारे में गलत है क्योंकि इट रिप्रोड्यूसेस बाय बडिंग, ठीक है, फ्रैगमेंटेशन के थ्रू ये रिप्रोड्यूस नहीं करता है। तो हमको गलत स्टेटमेंट ही ढूंढना था ईस्ट के बारे में, तो वो हो गया फोर्थ वाला ऑप्शन। तो यहाँ पर ये भी फोर्थ वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, हमको यहाँ पर मैच द फॉलोइंग दी गई है। यहाँ पर ग्लैंड्स और ग्लैंड्स अगर प्रॉपरली फंक्शन ना करे तो क्या क्या कंडीशन हो सकती है, मतलब क्या इफेक्ट पड़ सकता है, वो दिया गया है। तो हमको यहाँ पे मैच करना है। जैसे कि आप जानते हैं कि थायराइड अगर ठीक से फंक्शन ना करे, तो थायराइड ग्लैंड एक्चुअली, तो उससे गॉइटर होता है, तो यहाँ पर ए आ जाएगा। फिर हमने देखा है कि पैनक्रियाज अगर ठीक से इंसुलिन ना बनाए तो उससे क्या हो जाता है, हमको डायबिटीज हो जाती है, तो डायबिटीज के साथ बी चला जाएगा। एड्रिनल ग्लैंड जो होता है वो स्ट्रेस एंड एंगर को रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है, तो ये सी के साथ चला जाएगा। और पिट्यूटरी ग्लैंड क्या बनाता है, ग्रोथ हार्मोन बनाता है, और जिसके चलते हमारी ग्रोथ स्टिमुलेटेड होती है, तो उस हिसाब से डी के साथ जाएगा 4। तो हम देख लेते हैं हमारे ऑप्शंस कौन से जो यहाँ पे दिए गए हैं ऑप्शंस उसके साथ मिल रहे हैं। तो ए के साथ 3, ए के साथ 3 दो ऑप्शन में दिया गया है। मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर लेती हूँ। हाँ, ए के साथ 3 दोनों में दिया गया है। फिर बी के साथ 1, सो ए के साथ 3, बी के साथ 1, सी के साथ 2 और डी के साथ 4। तो उस हिसाब से जो सी ऑप्शन है, मतलब जो 3 ऑप्शन है, वो हमारा करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर जो 3 है वही इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग एडेप्टेशंस हेल्प कैमल सर्वाइव डेजर्ट कंडीशन। कैमल को कौन सी ऐसी अडेप्टिव फीचर्स है उनमें जो कि उनको डेजर्ट कंडीशन में जिंदा रहने में मदद करती है। दे यूरिनेट अ लॉट, फिर तो वाटर लॉस हो जाएगा, नहीं। दे स्वेट अ लॉट, नहीं, तब भी वाटर लॉस हो जाएगा। देयर डंग इज मॉइस्ट, फिर भी तो पानी निकल ही जाएगा बॉडी से अगर उसका डंग मॉइस्ट होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दे हैव लॉन्ग लेग्स। तो क्या होता है, वो रेगिस्तान मतलब सैंड के ऊपर से चलते हैं, और रेगिस्तान इलाके में क्या होता है, बहुत गर्मी होती है, तो जो गर्माहट है वो बॉडी तक ना पहुंचे, इसलिए उनके लंबे लंबे पांव होते हैं। तो ये इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर 1, उनकी टांगे लंबी होती है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट फॉरेस्ट इज नॉट करेक्ट। फॉरेस्ट के बारे में जो स्टेटमेंट्स दिए गए उनमें से कौन सा सही नहीं है। फॉरेस्ट प्रोटेक्ट द सॉइल फ्रॉम इरोजन, तो फॉरेस्ट सॉइल इरोजन से बचाता है। फॉरेस्ट हेल्प्स इन ब्रिंगिंग गुड रेनफॉल इन नेबरिंग एरियाज, ये भी सही है कि ये बारिश के लाने में मदद करता है। फॉरेस्ट इन्फ्लुएंस क्लाइमेट, वाटर साइकिल एंड एयर क्वालिटी, करेक्ट, इनका प्रभाव इन सभी चीजों पर पड़ता है। इन अ फॉरेस्ट trees form the uppermost and shrubs form the lowest layer of vegetation, तो ये गलत स्टेटमेंट है। uppermost तो ट्री है, बट लोएस्ट लेयर में आपका आ जाएगा हर्ब्स या और भी जो छोटे छोटे पौधे होते हैं, वो लोएस्ट लेयर बनाता है। तो जिस हिसाब से इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 4। हमको गलत चीज ढूंढनी थी वर्ण के बारे में, तो वो ऑप्शन नंबर 4 होगा। अगेन यहाँ पर हमको बहुत सारे इस क्वेश्चन मतलब इस मैराथन में हमने देखा है कि बहुत सारे हमको मैच द फॉलोइंग दिए गए हैं। तो हमको यहाँ पर क्या करना है, ऑर्गेनिजम्स और उनकी ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेशन को मैच करना है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि जो फ्रॉग है उसमें लंग्स होता है, तो ए यहाँ पे चला गया। अर्थवर्म अपनी मॉइस्ट स्किन से रिस्पायर करता है, तो बी के साथ मॉइस्ट स्किन चला गया। ट्रैकिया हमारे जो इंसेक्ट्स होते हैं, स्पाइरकल एंड ट्रैकिया उनमें मौजूद होता है, तो ट्रैकिया सी के साथ चला गया। और फिश में गिल्स मौजूद होती है, तो डी के साथ 1 चला गया। तो यहाँ पे इस हिसाब से हम देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही जा रहा है। A4 एक ही ऑप्शन में है, A4 B3 C2 D1, सो ये इसका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर हमसे कहा गया है द वेरियस स्टेप्स ऑफ नाइट्रोजन साइकिल आर गिवन बिलो, सो इनको हमको करेक्ट सीक्वेंस में सजाना है। तो सबसे पहला वर्ड जो सेंटेंस हमको दिया गया है वो क्या दिया गया है, रेन वॉशेस डाउन द गैसियस नाइट्रोजन कंपाउंड्स टू द सॉइल, वो तो बाद में होती है। सबसे पहले क्या होती है, बिजली कड़कती है। सो लाइटनिंग स्ट्राइक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, सो बिजली कड़कने से क्या होता है, जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन गैस है वो और ऑक्सीजन के बीच में क्या होता है, बॉन्ड फॉर्मेशन होता है और ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन बनता है।
उसके बाद क्या होता है, बारिश होती है, तो बारिश होने की वजह से क्या होता है, जो नाइट्रोजन के कंपाउंड्स है वो सॉइल तक पहुंचते हैं। तो सबसे पहला गया ये, उसके बाद गया ये। अब जैसे ही वो सॉइल पे पहुंचे तो क्या हो जाएगा, सॉइल पे पहुंचते ही प्लांट्स उन नाइट्रोजनस कंपाउंड का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि उनकी नीड होती है नाइट्रोजन जो है मिनरल की। तो ये हो जाएगा थर्ड। उसके बाद क्या होगा, एनिमल्स ईट प्लांट्स एंड एक्सक्रीट नाइट्रोजन कंपाउंड्स। तो एनिमल्स इन्हीं प्लांट्स को खाते भी हैं, तो ये हो जाएगा फोर्थ। और लास्ट में क्या हो जाएगा, कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो इन कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन को दोबारा से गैसियस नाइट्रोजन में चेंज कर देते हैं। तो ऑर्डर हमारा क्या बन रहा है, सबसे पहले बी। तो सबसे पहले बी किसी ऑप्शन में है क्या, तो हमारे फर्स्ट ऑप्शन में ही बी है। फिर जा रहा है ए, डी, ई, सी। तो ये हमारा फर्स्ट जो ऑप्शन है ये इसका सही उत्तर है। उस हिसाब से यहाँ पर ये वाला भी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है हमारा, फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच रिप्रोड्यूसेस बाय बाइनरी फिजन। मतलब एक ऑर्गेनिज्म स्प्लिट करके दो डॉटर ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हम जानते हैं अमीबा और पैरामीशियम में बाइनरी फिशन होता है, हाइड्रा में बडिंग होता है, कॉकरोच तो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, ईस्ट में भी बडिंग होता है। तो इस हिसाब से हमको बाइनरी फिशन कहाँ नजर आएगा, अमीबा और पैरामीशियम में। सो अगर हम यहाँ पे हिंदी में भी देखें तो वो होगा थर्ड ऑप्शन, अमीबा एंड पैरामीशियम। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोडक्ट ऑफ एनाएरोबिक रेस्पिरेशन इन आवर मसल्स। सो मसल सेल्स में जो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होता है तब हमको क्रैम्प्स होते हैं, मसल क्रैम्प्स होते हैं। वो किसके जमा होने से होते हैं, वो होता है लैक्टिक एसिड के जमा होने से। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है लैक्टिक एसिड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे यहाँ पे पूछा गया है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट बनेगा अगर वो मेल है, ठीक है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन अ जाइगोट विल डेवलप इनटू अ ह्यूमन मेल। वो ह्यूमन मेल कब बनेगा, इफ द एग हैड वन वाई क्रोमोसोम। एग में तो वाई होता ही नहीं है, एग हमेशा एक्स देती है, गलत। द स्पर्म हैड वन वाई क्रोमोसोम, इसका चांसेस है। द स्पर्म हैड वन एक्स क्रोमोसोम, फिर तो लड़की हो जाएगी क्योंकि एग में एक्स है और स्पर्म में एक्स है, तो एक्स एक्स तो फीमेल बनाएगी, तो ये नहीं होगा। द एग हैज टू वाई क्रोमोसोम, ये तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि एग हमको एक्स ही देता है और एग में दो सेक्स क्रोमोसोम नहीं होते हैं, एक ही रहता है। तो उस हिसाब से हमारा इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2। Which of the following is the correct description of the phenomena of nitrogen fixation in plants? नाइट्रोजन फिक्सेशन जो प्लांट्स में होता है उनमें से ये जो चार ऑप्शन दिए गए कौन सा वो प्रॉपर्ली डिस्क्राइब कर रहा है, तो कन्वर्शन ऑफ एमोनिया इनटू नाइट्राइट्स एंड देन इनटू नाइट्रेट्स। तो ये हम जानते हैं कि कुछ बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को एमोनिया में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद क्या होता है, अमोनिया नाइट्राइट्स में कन्वर्ट होता है और नाइट्राइट्स फिर नाइट्रेट्स में कन्वर्ट होता है। यहाँ पे भी बैक्टीरिया की ही मदद चाहिए होती है और फिर इन नाइट्रेट्स का इस्तेमाल प्लांट्स कर सकती है। तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 1 होगा, बाकी जो तीनों ऑप्शन है वो नहीं होंगे। नेक्स्ट आते हैं, रीड द स्टेटमेंट्स बिलो एंड जो स्टेटमेंट्स करेक्ट है उनको चूज करना है। तो सबसे पहले क्या कहा गया है, ऑल प्रोटोजोन्स आर यूनिसेलुलर, ये तो सही है। ऑल बैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर, ये भी सही है। ऑल फंजाई आर यूनिसेलुलर, ये गलत है क्योंकि यूनिसेलुलर फंजाई सिर्फ ईस्ट ही है, बाकी सभी मल्टीसेलुलर है। तो उस हिसाब से इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए एंड बी, मतलब ऑप्शन 2 में ए एंड बी जो दिया गया है वो सही है, ए एवं वी। अब आते हैं, हमको एक्स वाई जेड ढूंढना है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि हमको यहाँ पर कुछ ह्यूमन डिजीज के नाम दिए गए हैं, उनकी कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म की नाम दी गई है और मोड ऑफ ट्रांसमिशन दिया गया है। तो जैसे कि आप जानते हैं जो टाइफॉइड है वो बैक्टीरियल डिजीज है क्योंकि एक बैक्टीरिया रेस्पॉन्सिबल है जिसका नाम है सैल्मोनेला टाइफी। और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, ये कैसे फैलता है, कॉन्टामिनेटेड वाटर से फैलता है। मीजल्स जो है वो एक वायरल डिजीज है, तो इसका कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या हुआ, वायरस। और ये कैसे फैलता है, ये एयरबोर्न डिजीज है, तो ये तो ऑलरेडी दिया हुआ है। डेंगू जो है वो मस्कीटो से फैलता है और इसके लिए भी एक वायरस ही रिस्पॉन्सिबल है। तो उस हिसाब से हमारा एक्स वाई जेड क्या हुआ, एक्स हुआ वाटर, वाई वायरस, जेड बी वायरस। सो वाटर वायरस, वायरस कहाँ पे दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 3 में, तो ये हमारा सही आंसर है। जल वायरस, वायरस इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज खरीफ क्रॉप? खरीफ क्रॉप मतलब जो कि क्या होता है, जो कि रेनी सीजन में हम जिनको लगाया करते हैं, जिनको ज्यादा पानी की जरूरत होती है, ऐसे क्रॉप्स को हम क्या कहते हैं? खरीफ क्रॉप। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 81 का, वो है पैडी और मेज। ये दोनों ऐसे क्रॉप्स है जिनको रेनी सीजन में लगाया जाता है। बाकी यहाँ पर जो वीट और मस्टर्ड है ये राबी क्रॉप्स है। पैडी यहाँ पर खरीफ है बट ये मस्टर्ड राबी क्रॉप्स हो गया। मेज यहाँ पर खरीफ है बट पीज यहाँ पर राबी हो गया। तो हमको पेयर ऑफ खरीफ क्रॉप्स ढूंढना था जो कि ऑप्शन 3 में दिया हुआ है, वो है पैडी एंड मेज। सो धान और मक्का इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेट ऑफ राबी क्रॉप्स? राबी क्रॉप्स मतलब जिनको हम विंटर क्रॉप्स बोलते हैं। तो इनमें से कौन सा उत्तर सही है? तो जैसे कि मैंने आपसे पहले ही कहा कि जो पैडी है वो खरीफ क्रॉप है, तो ये नहीं होगा। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ग्राउंडनट जो है वो भी खरीफ क्रॉप है, तो ये भी नहीं होगा। तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे अगेन पैडी आ गया है। तो ये सारे जो भी है, पैडी यहाँ पे खरीफ क्रॉप है, यहाँ पे ग्राउंडनट हो गया हमारा खरीफ क्रॉप। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 1 है। ग्राम, मस्टर्ड, पी और वीट ये चारों ही राबी क्रॉप्स है, यानी कि विंटर सीजन में इनको लगाया जाता है, इनको ग्रो किया जाता है। दीज आर विंटर क्रॉप्स। सो यहाँ पर चना, सरसों, मटर और गेहूं क्या है? रबी फसलों का समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा गया है द एक्टिविटीज विच आर प्रैक्टिस टू एनरिच और रिप्लेनिश द सॉइल विथ न्यूट्रिएंट्स आर। मतलब कौन कौन सी एक्टिविटीज करने से सॉइल की न्यूट्रिएंट्स को फिर से भरा जा सकता है, उनको हमें चुनना है। क्रॉप रोटेशन सही। डीप प्लाविंग तो हम एक्चुअली जो सॉइल पार्टिकल्स है वो क्लम्प कर जाते हैं, तो उनको लूज करने के लिए करते हैं, तो ये नहीं होगा। एडिंग मैन्योर्स है। तो यहाँ पर हमको तीनों ही नहीं मिल रहे जो कि सॉइल की न्यूट्रिएंट्स को रिप्लेनिश करे। फिर सेकंड ऑप्शन में है क्रॉप रोटेशन, एडिंग मैन्योर्स, एडिंग फर्टिलाइजर्स। ये तीनों ही तरीके क्या कर रहे हैं? सॉइल की जो न्यूट्रिएंट्स है उसको रिप्लेनिश कर रहे हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। थर्ड में देख लेते हैं इरिगेशन। पानी देने से सॉइल में न्यूट्रिएंट्स की रिप्लेनिशमेंट नहीं होती है, तो इसके चलते थर्ड ऑप्शन नहीं होगा। फर्स्ट भी मैंने बता दिया क्यों नहीं होगा, और यहाँ पर इरिगेशन दोबारा आ गया तो ये ऑप्शन नहीं होगा। तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2। और यहाँ पे भी क्या है? फसल चक्रण, खाद डालना, उर्वरक डालना, ये क्या करता है? ये सॉइल की जो न्यूट्रिएंट्स है उसको रिप्लेनिश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर डिगिंग अ ग्रास प्लांट अ स्टूडेंट ऑन ऑब्जर्विंग इट्स रूट्स एंड लीव्स नोट डाउन इज ऑब्जर्वेशन। तो क्या है कि एक बच्चे ने क्या किया, घास का पौधा निकाला बहुत ही केयरफुली, और उसने उसकी रूट्स और लीव्स को देखा और कुछ नोट डाउन किया। तो उसने जो नोट डाउन किया उसका जो ऑब्जर्वेशन होगा वो क्या होगा? कैसी रूट टाइप होगी और कैसी वेनेशन होगी उसकी? तो हम जैसे कि जानते हैं ग्रास प्लांट क्या है, वो एक मोनोकॉट प्लांट है, और मोनोकॉट प्लांट में जो रूट टाइप होती है वो फाइब्रस रूट होती है, और फाइब्रस रूट होने के चलते जो वेनेशन होती है वो पैरेलल वेनेशन होती है। तो इसलिए इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 है। रेशेदार जड़ें तथा समांतर सीरा विन्यास। The inner lining of the stomach is protected from hydrochloric acid secreted by gastric glands by। तो हम जानते हैं कि स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स मौजूद होती है जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज करती है। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो कोरोसिव है, तो वो स्टमक की जो इनर वॉल है उसको खा सकती है, बट उससे प्रोटेक्शन कैसे मिलती है? उससे प्रोटेक्शन मिलती है म्यूकस के वजह से। म्यूकस एक परत बना देती है, एक लेयर बना देती है स्टमक के ऊपर, ताकि गैस्ट्रिक जो जूस है, जो HCl है, मतलब जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, वो स्टमक के इनर लाइनिंग के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में ना आ पाए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 3। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगेन हमको यहाँ पर ये मैच द फॉलोइंग नहीं है, हमको वो ऑप्शन ढूंढना है जिसमें पार्ट्स ऑफ स्टेमन और पार्ट्स ऑफ पिस्टल सही से दिए गए हैं। तो हम जानते हैं स्टेमन के 2 पार्ट्स होते हैं, एंथर और फिलामेंट, जो कि ऑप्शन 3 में दिख रहा है, और पिस्टल के 3 पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। तो उस हिसाब से जो ऑप्शन सही तरीके से पार्ट्स ऑफ स्टेमन और पिस्टल दिखा रहा है वो क्या है? थर्ड ऑप्शन। सो यहाँ पर भी इसका ये थर्ड ऑप्शन सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको कहा गया है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी के ऊपर जो स्टेटमेंट्स बताई गई हैं इनमें से हमको करेक्ट स्टेटमेंट्स ढूंढने हैं। सो इट इज फाउंड इन अबंडेंस इन डेंस फॉरेस्ट। ऐसी कोई बात नहीं है कि अगर घना फॉरेस्ट होगा तो वहां पर बायोडाइवर्सिटी होगी, तो ये गलत है।
इट रेफर्स टू ओनली द फौना फाउंड इन एन एरिया, तो कह रहे हैं कि किसी एरिया में जो जंतु पाए जाते हैं, जो जीव पाए जाते हैं, ये सिर्फ उसी को कंसिडर करता है, उसी को बताता है बायोडाइवर्सिटी, ये भी गलत है। इट रेफर्स टू द टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल स्पीशीज फाउंड इन अ गिवन एरिया, किसी भी एक एरिया में किसी भी इंडिविजुअल स्पीशीज कितने नंबर में पाए जा रहे हैं वो बायोडाइवर्सिटी बताती है, बिल्कुल सही। इट रेफर्स टू द वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, मतलब वेरियस स्पीशीज ऑफ फ्लोरा एंड फौना प्रेजेंट इन अ गिवन एरिया, किसी भी एरिया में अलग अलग स्पीशीज ऑफ पौधे और जीव जंतु जो पाए जाते हैं उसको हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। तो ये एकदम सही स्टेटमेंट है। तो उस हिसाब से जो करेक्ट स्टेटमेंट है किस ऑप्शन में दी गई है, थर्ड ऑप्शन में दी गई है सी एंड डी। तो ये है हमारा सही उत्तर। यहाँ पर भी सी एंड डी को ही हमको चूज करना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स अ सेट ऑफ सेल ऑर्गेनल्स फाउंड इन एनिमल सेल, एनिमल सेल में पाए जाने वाले जो सेल ऑर्गेनल्स हैं उनके सेट को जिस ऑप्शन में दिया गया है उसको हमें पहचानना है। तो सबसे पहले हम किनको हटाना है वो देख लेते हैं। सेल वॉल एनिमल सेल में नहीं होता, ऑप्शन 2 चला गया। क्लोरोप्लास्ट भी नहीं होता, अगेन सेल वॉल नहीं होता, तो 2, 3, 4 तो हट गया, बच गया ऑप्शन नंबर 1। अब हम जानते हैं एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन भी होता है, साइटोप्लाज्म भी होता है, न्यूक्लियस भी होता है, वैक्यूल्स भी होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, और यहाँ पर भी इसका ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which of the following processes will be hampered in the mouth cavity of a person whose saliva is lacking salivary amylase? So किसी भी एक पर्सन के मुंह में अगर जो सलाइवा है उसमें अगर सलाइवरी अमाइलेज जो एंजाइम है वो नहीं रहेगा तो किस प्रोसेस में गड़बड़ी होगी? तो जैसे कि हम जानते हैं सलाइवा में जो एंजाइम पाई जाती है उसका नाम क्या है, सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज का काम क्या है, स्टार्च से शुगर्स में कन्वर्ट करना। तो स्टार्च से वो मॉल्टोज में कन्वर्ट करता है। स्पेसिफिकली अगर मैं बोलूं कौन सी शुगर, मॉल्टोज में वो कन्वर्ट करता है। तो कन्वर्जन ऑफ स्टार्च इनटू शुगर, इसमें गड़बड़ी हो जाएगी क्योंकि काम उसका वही है, सलाइवरी अमाइलेज का काम ही है स्टार्च से शुगर में कन्वर्ट करना, बाकी तीनों इसके काम नहीं है। तो उस हिसाब से थर्ड ऑप्शन जो है वो इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है विच इज नॉट द फंक्शन ऑफ अ न्यूक्लियस इन द सेल। तो न्यूक्लियस का कौन सा यहाँ पे फंक्शन नहीं है? तो हम जानते हैं न्यूक्लियस को कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल कहा जाता है और ब्रेन ऑफ द सेल कहा जाता है। तो उस हिसाब से अगर हम यहाँ पे पहले ऑप्शन को ही पढ़ते हैं, टू प्रोवाइड शेप एंड रिजिडिटी टू द सेल, ये आ जाता है सेल वॉल की फंक्शन। तो सेल वॉल का फंक्शन तो हमसे पूछा नहीं है, हमसे पूछा है न्यूक्लियस का यहाँ पे कौन सा फंक्शन नहीं है। तो उस हिसाब से इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 होगा क्योंकि ये न्यूक्लियस की फंक्शन नहीं है। बाकी तीनों जो यहाँ पर दिया गया है कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जो ट्रेट्स होते हैं, जो जीन्स के फॉर्म में हम जो इनहेरिट करते हैं अपने माता पिता से, वो सही है, वो काम करता है, मतलब न्यूक्लियस का वही काम है। फिर वो कंट्रोल सेंटर है, सेल की सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, ये भी सही है। और ये क्या करता है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में जो चीजों का मूवमेंट हो रहा है, सब्सटेंसेस का एंट्री और एग्जिट हो रहा है, उसको भी वो रेगुलेट करता है। तो ये तीनों फंक्शंस तो न्यूक्लियस के हैं, बट पहली वाली न्यूक्लियस की फंक्शन नहीं है, इसलिए वही इसका करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं, आगे हमको कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द करेक्ट मैचिंग सेट। सो हमको यहाँ पर कुछ फाइबर्स दिए गए हैं और ये फाइबर्स किन पार्ट से ओरिजिनेट करते हैं उनको हमें मैच करना है। तो हम जानते हैं फ्लैक्स हमको कहाँ से मिलता है, स्टेम से मिलता है, तो स्टेम के साथ ए चला गया। कॉटन हमको जो कॉटन बॉल्स होते हैं, जो फ्लावर होती है कॉटन प्लांट की, तो वहां से मिलता है, तो बी इसके साथ चला गया। सिल्क हमको कोकून से मिलता है, सिल्क वॉर्म के मतलब सिल्क मॉथ के, तो ये सी के साथ चला गया। और हस्क मतलब क्या, कोकोनट फाइबर जो है वो हस्क मतलब जो कोकोनट का बाहर का जो पार्ट होता है वो एक्चुअली यहाँ पे इसके साथ मैच करेगा, तो डी। तो इस हिसाब से हमारे कौन से ऑप्शन यहाँ पे मैच कर रहे हैं? तो सबसे पहले ए जा रहा है 4 के साथ, ए 4 के साथ ऑप्शन 2 में ही दिया गया है, बी जा रहा है 3 के साथ, सी जा रहा है 2 के साथ, डी जा रहा है 1 के साथ। तो उस हिसाब से ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। Which of the following sets comprises human disease caused by virus? वायरस जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है किन किन बीमारियों का? तो जैसे कि हम जानते हैं कि ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया की वजह से होता है, तो ये नहीं होगा, तो ये ऑप्शन चला गया।
फिर कॉलेरा टाइफॉइड भी बैक्टीरिया की वजह से होता है, ये ऑप्शन भी चला गया, ये भी चला गया। तो ऑप्शन नंबर 2 में जितने भी बीमारियां हैं, हेपेटाइटिस ए वायरस की वजह से होती है, मीजल्स भी वायरस की वजह से होती है, पोलियो भी वायरस की वजह से होती है, चिकन पॉक्स भी वायरस की वजह से होती है। तो ऑप्शन नंबर 2 में जितने भी ह्यूमन डिजीजेस दी गई है वो वायरस की वजह से होती है, और इसीलिए ये इसका सही आंसर है। तो यहाँ पे भी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 68 में हमसे एक बड़ा सा पैराग्राफ जैसा क्वेश्चन पूछा गया है, बट ये बहुत ही इजी है। श्रीजॉन पार्टिसिपेटेड इन अ मैराथन। सो श्रीजन ने क्या किया, एक मैराथन में पार्टिसिपेट किया। ऑल्दो ही इज नॉट अ रेगुलर वॉकर, बट वो मतलब रेगुलर वॉकर नहीं है, वो चलता फिरता उतना कुछ खास नहीं है। क्रैम्प्स ऑकर्ड इन हिज लेग ड्यू टू फास्ट रनिंग। उसके तेजी दौड़ने के कारण क्या हुए, उसके मसल्स में, पाँव के जो मसल्स हैं उसमें दर्द होने लगे। दिस हैपेंड बिकॉज ए पार्शली ब्रोक डाउन टू बी इन मसल। तो ऐसा कब होता है, ऐसा जब हमारे मसल सेल्स एरोबिकली रेस्पायर करते हैं, तो जो ग्लूकोज होता है, ए क्या होगा, ग्लूकोज पार्शली ब्रोक डाउन टू लैक्टिक एसिड। तो ग्लूकोज और लैक्टिक एसिड ऑप्शन 3 में ही दिया गया है। अ हॉट वाटर बाथ इम्प्रूव्ड हिज कंडीशन। अब ऐसे केस में हमको हॉट वाटर बाथ लेने बोलते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है, ब्लड सप्लाई अच्छी हो जाती है, जिससे ऑक्सीजन पहुंचता है उन मसल सेल्स तक, और फिर क्या हो जाता है, जो ये लैक्टिक एसिड बना था वो सी और डी में कन्वर्ट हो जाता है। सी और डी क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो ऑप्शन 3 का हमको अगर ए और बी ही पता चल जाएगा तो आराम से हम क्या कर सकते हैं, इसका चयन कर सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो उस हिसाब से ऑप्शन 3 जो है इसका सही आंसर है। आगे देख लेते हैं। अगेन हमको एक मैच द फॉलोइंग मिला है। मैच द फॉलोइंग में हमको कुछ ऑर्गेनिज्म बताए गए हैं और वो किस तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं, उनका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है वो हमको पता करना है। तो जैसे कि हम जानते हैं एल्गी, यानी कि हमने स्पाइरोगाइरा पढ़ा हुआ है ना, तो जो स्पाइरोगाइरा है वो फ्रैगमेंटेशन की मदद से अपने नंबर्स बढ़ाता है, रिप्रोड्यूस करता है, तो ये ए के साथ चला गया। फंजाई जो है वो स्पोर फॉर्मेशन की मदद से करते हैं, तो ये बी चला गया। डाहलिया जो है वो रूट्स की मदद से करता है, तो ये सी चला गया। और कैक्टस जो है वो पेरेंट बॉडी पार्ट मतलब जो पेरेंट बॉडी है उससे अटैच कर जाती है, तो ये डी के साथ चला गया। उस हिसाब से हमारे जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन से है, ए जा रहा है 2 के साथ। A2 दो जगह पे दिया हुआ है, तो अब बी देखना पड़ेगा, बी जा रहा है 1 के साथ। सो A2B1 जो कि 4th ऑप्शन में दिया गया है। A2 करेक्ट, B1 करेक्ट, C4 एंड D3। सो 4th ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। यहाँ पे भी इसका 4th ऑप्शन ही सही उत्तर है। आगे चलते हैं। यहाँ पर हमसे पूछा गया है, अ पर्सन शोज स्टंटेड ग्रोथ, स्वेलिंग ऑफ फेस, डिस्कलरेशन ऑफ हेयर एंड स्किन। तो ये कुछ नजर आ रहा है एक इंसान पे, उसकी ग्रोथ रुक चुकी है, उनका जो मुंह है वो फूल चुका है, और स्किन और हेयर में डिस्कलरेशन है, मतलब जो रंग है वो उड़ उड़ सा गया है वैसा लग रहा है। दिस मे बी ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। तो अगर आपने ठीक से चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको पता है कि ये प्रोटीन की कमी के कारण ऐसा होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है प्रोटीन्स, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगेन हमको जॉइंट और उनकी लोकेशन नहीं, किस टाइप के काम में कौन सा जॉइंट इन्वॉल्व है वो हमको पता करना है। तो जब हम एक क्रिकेट बॉल को बोल करते हैं तो हमारा जो फुल आर्म है वो 360 डिग्री रोटेट करता है, जैसा कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की मदद से हो पाता है। तो ये हो गया ए। टर्निंग द हेड इन लेफ्ट और राइट डायरेक्शन। तो हम जब अपना सर इधर उधर हिला रहे हैं तो हमारा जो स्कल है वो हमारी नेक में जो छोटे छोटे बोन्स है उसके ऊपर ये लेफ्ट एंड राइट मूव करता है, तो इस रीजन में पिवटल जॉइंट पाई जाती है, तो ये बी के साथ जाएगा। एल्बो मूवमेंट दरवाजे खुलने और बंद जैसा होता है, तो हिंज जॉइंट वहां पे मौजूद है। अपर जॉ मूवमेंट ड्यूरिंग लाफिंग, तो जब हम हंसते हैं तो हमारा जो लोअर जॉ है वो मूव करता है। अपर जॉ और स्कल के बीच में कोई भी मतलब जो जॉइंट मौजूद है वो फिक्स जॉइंट है, इसलिए कोई भी मूवमेंट नहीं होती है, तो ये डी के साथ जाएगा। तो उस हिसाब से यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर है, ए इज गोइंग विथ 4 जो कि 2 ऑप्शन में है। उसके बाद है बी इज गोइंग विथ 1। सो A4, B1, C2 एंड D3। तो ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर है। Which of the following modifications help the cactus to survive in desert condition? So cactus में ऐसी क्या
मॉडिफिकेशंस है जो उसको डेजर्ट कंडीशन में सर्वाइव करने में मदद करती है। तो सबसे पहला दिया गया है लीव्स आर इन द फॉर्म ऑफ स्पाइन, तो ये तो सही है, ताकि जो वाटर लॉस होता है ट्रांसपीरेशन के थ्रू वो एकदम कम हो जाए। स्टेम इज सक्यूलेंट एंड परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ लीव। अब क्योंकि जो लीव्स है वो स्पाइन में बदल चुकी है, तो उनका जो स्टेम है वही लीव का काम करती है, मतलब फोटोसिंथेसिस का काम स्टेम करती है, और जो स्टेम होती है वो फ्लैशी होती है ड्यू टू स्टोरेज ऑफ वाटर। स्टेम इज कवर्ड विथ अ थिक लेयर ऑफ वैक्स, तो ये भी होता है। रूट्स लाई नियर द सरफेस, सो जो रूट्स है कह रहे हैं कि ज्यादा डीप नहीं जाते, तो ये एक चीज गलत है। तो यहाँ पर जो भी मॉडिफिकेशंस है ए बी और सी ये सही जा रहे हैं कैक्टस के साथ, जो कि उसको डेजर्ट कंडीशन में जिंदा रहने में मदद करते हैं। तो ऑप्शन 1 में ए बी सी दिया गया है, तो वो इसका सही आंसर है। ओके, अब हमको विटामिन दिए गए हैं और उनका फंक्शन दिया गया है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं विटामिन ए का फंक्शन क्या है, इट कीप्स आवर स्किन एंड आईज हेल्दी, तो ये ए के साथ यहाँ पे 2 चला जाएगा। विटामिन सी का काम क्या है, हेल्प्स बॉडी टू फाइट मेनी डिजीजेस, तो ये बी के साथ चला जाएगा। विटामिन डी क्या करता है, वो हमारी बॉडी को कैल्शियम यूज करने में मदद करता है फॉर बोन्स एंड टीथ, तो ये सी के साथ चला जाएगा। विटामिन बी का काम क्या है, प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ बॉडी सेल्स एंड मेंटेनिंग हेल्थ, सो ये डी के साथ चला जाएगा। तो उस हिसाब से हम अपने ऑप्शंस देख लेते हैं। ए के साथ जा रहा है 2, ए के साथ 2 दो जगह पे दिया हुआ है, तो बी पे जाना पड़ेगा। बी के साथ जा रहा है 3, सी के साथ जा रहा है 1 और डी के साथ जा रहा है 4। सो इसके हिसाब से हमारा जो थर्ड ऑप्शन है वो इसका सही आंसर है। यहाँ पे भी इसका जो थर्ड ऑप्शन है वो सही आंसर है। नेक्स्ट, आइडेंटिकल ट्विंस आर प्रोड्यूस्ड बाय, आइडेंटिकल ट्विंस कब होते हैं, तो हम समझते हैं कि क्या होता है, एक एग के साथ 2 स्पर्म जब फ्यूज करते हैं तब होता है, नहीं, फर्टिलाइजेशन ऑफ 1 एग बाय 1 स्पर्म, यही इसका सही उत्तर है। मतलब एक एग को एक ही स्पर्म फर्टिलाइज करता है, उसके साथ फ्यूज करता है, बाद में जो बनता है, जो जाइगोट बनता है, वो स्प्लिट करके 2 भागों में बढ़ जाता है, तो वहां से हमको आइडेंटिकल ट्विंस मिलते हैं। तो उस हिसाब से इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 है, एक अंडे के निषेचन से। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर। सो ये अगर आपने पढ़ा होगा तो सिल्क जो होता है, पहली बात तो वो हमको सिल्क वॉर्म से मिलती है, तो वो एक नेचुरल फाइबर हुई, और ये स्ट्रॉन्गेस्ट भी होती है। तो सिल्क इसका, रेशम जिसको हम हिंदी में कहते हैं, वो इसका सही उत्तर है। एक्स इज अ नॉन फ्लावरिंग, एक्स एक नॉन फ्लावरिंग सीडलेस प्लांट है जिनमें बीज भी नहीं होता, और ये नॉन फ्लावरिंग भी है, दैट ग्रोज ऑन लैंड, और ये लैंड पे ग्रो भी करता है। तो एक्स इनमें से क्या हो सकता है, तो पाइन ट्री में तो चलिए जो फ्लावर्स है वो नहीं होता, एल्गी में भी नहीं होता, ऑर्किड तो फ्लावरिंग प्लांट है, बट यहाँ पे कहाँ है, एल्गी जो होता है वो पानी में रहता है, तो ग्रोज ऑन लैंड एल्गी चला गया, पाइन चला गया क्योंकि पाइन में कोन्स होता है, ऑर्किड्स फ्लावरिंग प्लांट है वो चला गया, तो रह जाता है हमारे पास फर्न। फर्न क्या है, उनमें फ्लावर्स नहीं आते, वो सीडलेस प्लांट है और वो लैंड पे ही ग्रो करते हैं। ये रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, ये एक से अपने जैसे ही दिखने वाले फर्न प्लांट्स कैसे बनाते हैं, तो ये स्पोर फॉर्म करते हैं, उसके थ्रू ये रिप्रोड्यूस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 का जो आंसर होगा यहाँ पे, पता नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं, मुझे ये उच्चारण ठीक से नहीं कर पा रही, तो फोर्थ ऑप्शन इसका सही आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स कंटेन ग्लूटेन, अ कंपोनेंट विच कैन कॉज एलर्जी टू सम पीपल। सो ग्लूटेन एक प्रोटीन होती है जिससे कुछ लोग एलर्जिक होते हैं, इसलिए वो लोग ग्लूटेन फ्री डाइट को फॉलो करते हैं, और ये जो प्रोटीन है ग्लूटेन, ये वीट में पाई जाती है, तो इसलिए वीट, बार्ली, राई इनमें पाई जाती है। तो यहाँ पर हमको ढूंढना था कहाँ पे ये ग्लूटेन पाई जाती है, तो वो होगा वीट यानी कि गेहूं, इसका सही आंसर है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। सो हमको असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन मिला है। असर्शन कह रहा है लायंस डू नॉट ईट ग्रास, तो ये तो हम जानते हैं कि वो कार्निवोरस एनिमल है, वो फ्लैश ईटर्स है, वो घास नहीं खाते। रीजन में बताया गया है मेनी एनिमल्स कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज, तो हम जानते हैं कि जो हर्बीवोर्स होते हैं, मतलब जो घास फूस खाते हैं, पेड़ पौधे खाते हैं, उनके जो एलिमेंट्री कैनल में स्पेशल टाइप के बैक्टीरियाज पाए जाते हैं जो सेल्यूलेज एंजाइम बनाते हैं, सेल्यूलेज, और ये सेल्यूलेज एंजाइम इस सेल्यूलोज को तोड़ सकता है, इसीलिए हर्बीवोर्स क्या खाते हैं, पेड़ पौधे खाते हैं, लायंस नहीं खाते। तो यहाँ पर हमको ढूंढना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि लायंस घास नहीं खाते, और रीजन में बताया गया है कि जो ज्यादातर एनिमल्स है वो
सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते। तो इस हिसाब से जो करेक्ट ऑप्शन है वो 1 लग रहा है, क्योंकि असर्शन ऑन रीजन तो सही है ही है, और जो रीजन है वो असर्शन को प्रॉपरली एक्सप्लेन कर रहा है। तो यहाँ पे भी ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फिश द बॉडी सरफेस इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम डीके बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग। फिश की बॉडी सरफेस प्रोटेक्टेड कैसे रहती है ताकि वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के एक्शन से सड़ ना जाए? तो उनके बॉडी के ऊपर क्या रहता है, स्केल्स रहते हैं, ठीक है, जिससे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनके स्किन के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ पाते और उसे सड़ा नहीं सकते। तो यहाँ पे इसका स्केल्स जो है, शलक जिसको बोलते हैं, वो इसका करेक्ट आंसर है। Which of the following is true regarding the water content in the process of conversion of nectars to honey by honeybees? So कह रहे हैं कि water content मतलब जब नेक्टर को कन्वर्ट करके हनी में चेंज किया जाता है, कौन करता है ये काम? हनी बीज करती है। तो इसमें वाटर कंटेंट पे क्या प्रभाव पड़ता है? तो आप अगर हनी को देखेंगे तो वो कैसा है, बहुत ही विस्कस लिक्विड है, गाढ़ा लिक्विड है। तो वहां पर वाटर का जो कंटेंट होता है वो घट जाता है, शुगर बहुत ज्यादा मात्रा में उसमें रहती है, तो इट इज रिड्यूस्ड हियर। तो हम यहाँ पे जो ये घट जाती है उसको चूज करेंगे। आगे है, अ मैन हैविंग अ ब्लड ग्रुप ए मैरीज अ वुमन विद ब्लड ग्रुप बी, द ब्लड ग्रुप ऑफ देयर सन एंड डॉटर कुड बी। तो जो ए ब्लड ग्रुप होता है वो मैं इसको ए आई और ए आई ओ पकड़ रही हूँ, और जो बी है मैं उसको आई बी और आई ओ पकड़ रही हूँ। तो अगर हम इसको सजाएं इस तरीके से, ठीक है, सो ये है मेल और ये है फीमेल। मेल का ब्लड ग्रुप का जो हमको बताया गया है, जो एलील्स है वो क्या है, आई बी है और आई ओ है। एक और लाइन आएगी, और यहाँ पर जो है फीमेल की क्या बताई गई है, आई ए आई ओ बताई गई है। तो सबसे पहला क्या आ रहा है, आई ए आई बी, फिर आ रहा है आई ए आई ओ, फिर आ रहा है आई बी आई ओ, और आ रहा है आई ओ आई ओ। सो हम जानते हैं आई ए आई बी होता है ए बी ब्लड ग्रुप के लिए, ठीक है, और आई ए आई ओ होता है ए ब्लड ग्रुप के लिए। तो ये दो हमने कर लिए। आई बी आई ओ, आई बी आई ओ होता है बी ब्लड ग्रुप के लिए, और आई ओ होता है ओ ब्लड ग्रुप के लिए। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि अगर ऐसी सिचुएशन होगी तो वो बच्चा या तो ए ग्रुप, या तो बी ग्रुप, या तो ओ ग्रुप, या ए बी ग्रुप, इन चारों में से पॉसिबिलिटी कोई भी हो सकती है। तो उस हिसाब से इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4। सो यहाँ पर या तो ए बी ओ अथवा ए बी हो सकता है इसका सही उत्तर। What is the correct answer to explain the mechanism of inhalation during breathing in human beings? तो जब इनहेल करते हैं, मतलब जब हम सांस भरते हैं, तो उसमें कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, उनको हमको सही तरीके से चूज करना है। तो सबसे पहले क्या है, हम सांस भर रहे हैं तो एयर मूव्स इन होगा, ठीक है, एयर मूव्स इन दो जगह पे दिया हुआ है। अब जैसे ही हम हमारे अंदर हवा जाती है तो रिब्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है, रिब्स मूव आउटवर्ड एंड अपवर्ड, ठीक है, वो बाहर की ओर और ऊपर की ओर उठती है। तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, ऑप्शन नंबर 4। और जो डायफ्राम है वो नीचे कॉन्ट्रैक्ट करके स्ट्रेट हो जाती है, तो इट मूव्स डाउन, जिससे क्या हो जाए कि हमारी लंग्स को एक्सपैंड करने का ज्यादा जगह मिले। तो इसके चलते ऑप्शन 4 जो है वो इसका सही उत्तर है। ओके, सो नेक्स्ट आते हैं, डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन लीड्स टू एक्सेसिव ब्लीडिंग फ्रॉम वुंड। घाव से कंटिन्यूअस ब्लड बहते रहना, ये किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो ये होता है विटामिन के की कमी के कारण, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the type of joint in elbow of our forelimb undergoes similar movement as of door joint of the house। तो हम जानते हैं कि जो दरवाजा होता है, दरवाजा जहाँ पे जुड़ा रहता है, ठीक है, फ्रेम के साथ, तो वहां पे उसको हम क्या कहते हैं, हिंज बोलते हैं। ठीक इसी तरह की मूवमेंट, जैसे दरवाजे खुलती और बंद होती है, जैसी मूवमेंट दिखाती है, वैसे ही हमारे एल्बो जॉइंट में भी होती है। तो यहाँ पर एल्बो जॉइंट में कौन सा जॉइंट मौजूद है, मतलब एल्बो में उस रीजन में कौन सी जॉइंट मौजूद है? तो ये होगी हिंज जॉइंट। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है। Which of the following do not contain any enzyme? एंजाइम इनमें से किस में मौजूद नहीं है? पैनक्रियाटिक जूस में बहुत तरह के एंजाइम्स होते हैं, गैस्ट्रिक जूस में पेप्सिन, रेनिन वगैरह होता है, सलाइवरी
सलाइवरी जूस में सलाइवरी अमाइलेज होता है, बाइल जूस में कोई भी एंजाइम नहीं होता, तो इसलिए इसका करेक्ट उत्तर क्या होगा, बाइल जूस। पित्त रस में कोई भी एंजाइम नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज करेक्ट ऑप्शन। सो हमको यहाँ पर असर्शन दिया गया है और उसके दो रीजन दिए गए हैं। सेल्यूलोज रिच फूड सब्सटेंसेस आर गुड सोर्स ऑफ रफेज फॉर ह्यूमन बींग्स। तो हम जानते हैं कि हमें जो फाइबर रिच फूड आइटम्स खानी चाहिए, तो सेल्यूलोज रिच फूड सब्सटेंसेस से हमको रफेज मिलता है। रीजन में कहा गया है सेल्यूलोज गेट्स एब्जॉर्ब्ड एंड कन्वर्टेड इनटू फाइबर्स ड्यूरिंग डाइजेशन। तो सेल्यूलोज तो हम ह्यूमन बींग्स डाइजेस्ट ही नहीं कर पाते, तो एब्जॉर्ब कहाँ से होगा, तो रीजन 1 तो गलत हो गया। द सेल्यूलोज डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया कन्वर्ट सेल्यूलोज इनटू फाइबर्स, ये वाला रीजन सही है कि जो सेल्यूलोज डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया है जो कि सेल्यूलोज एंजाइम की मदद से सेल्यूलोज से फाइबर में उसको कन्वर्ट करते हैं, तो रीजन 2 इज करेक्ट। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन है वो कौन सा होगा, ए इज ट्रू तो है, बट R2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो ये वाला सही होगा। A is true and R2 is the correct explanation for A. This is the correct answer to this question. आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे भी वही A सही है, R2 की सही व्याख्या करता है। Which of the following are characteristic features of trees in mountain range? माउंटेन मतलब हिली एरिया में जो पेड़ पाए जाते हैं उनमें कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, स्लोपिंग ब्रांचेस होती है ताकि इजीली जो स्नो है वो नीचे गिर जाए, नीडल लाइक लीव्स होती है, ये भी सही है, वैक्सी थिक स्टेम नहीं होती है, लॉन्ग पेनिट्रेटिंग रूट्स नहीं होती है, तो ए और बी इसका सही उत्तर है, ऑप्शन 1 इसका सही आंसर है, तो ए तथा बी इसका सही उत्तर हुआ। अब हमको यहाँ पर पूछी गई है ए एंड बी सिक्रीट देयर हॉर्मोन्स विच रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम ग्लैंड सी। तो मदर ग्लैंड जो है हम जानते हैं वो पिट्यूटरी है, तो इस ऑप्शन में यहाँ पे जितने भी ऑप्शन है मदर ग्लैंड ऑर्डर देती है बाकी दो ग्लैंड्स को ताकि वो अपने हॉर्मोन्स को सिक्रीट करें, तो मदर ग्लैंड जो है वो सी है, ये हम पहचान गए हैं, और मदर ग्लैंड हम पिट्यूटरी को ही कहते हैं जो कि सिर्फ ऑप्शन 2 में दिया गया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल्स कंटेन देयर ओन डीएनए। कौन से सेल ऑर्गेनल्स में खुद की डीएनए होती है, तो प्लास्टिड में होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी होती है, न्यूक्लियस में भी होती है, वैक्यूल्स में नहीं होती है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 जहां पर ए बी सी तीनों ही दिखाया गया है। क्वेश्चन नंबर 72 में हमसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द सेल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज आर करेक्ट, मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सेल के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही है। सो ऑल आर माइक्रोस्कोपिक एंड कैन नॉट बी सीन विथ नेकेड आई, नहीं, ऑस्ट्रिच एक तो हम खुली आंखों से देख पाते हैं, ऑल हैव अ सेल वॉल, नहीं, जो एनिमल सेल है उसमें तो सेल वॉल नहीं होता है, ऑल हैव अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये भी गलत है क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस भी नहीं होता और जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स भी नहीं होते हैं, और उसकी मेम्ब्रेन बाउंड जो न्यूक्लियस है वो नहीं होती है। ऑल सेल हैव अ मेम्ब्रेन, मतलब ऑल हैव अ सेल मेम्ब्रेन सभी की होती है, तो ये बात सही है, तो ओनली डी इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। अब हमको ये जो क्वेश्चन नंबर 73 है, क्वेश्चन नंबर 73 का हमको यहाँ पे आंसर ढूंढना है, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर है 73 का जो आंसर है, यहाँ पर हमको बताया गया है कुछ आइटम्स हैं और उनको डिकम्पोज होने में कितना टाइम लगता है, राइट, सो उनको डिकम्पोज होने में कितना टाइम लगता है ये तो चलिए हमको उतना प्रॉपर्ली पता नहीं चलेगा, बट इसका जो करेक्ट आंसर है वो आंसर की में दिया गया था ऑप्शन नंबर 2 जहाँ पर कहा जा रहा है प्लास्टिक बॉटल को डिकम्पोज होने में बहुत साल लग सकते हैं। फिर जो सिल्क की स्कार्फ है, सिल्क स्कार्फ को कितना टाइम लगेगा, उसको 4 साल लग जाएगा, ठीक है। कॉटन शर्ट जो है, कॉटन शर्ट को 2 से 5 महीने रख सकते हैं। बनाना पील जो है, बनाना पील को डी के साथ 2 जा रहा है, मतलब 1 से 2 हफ्ता लग सकता है, और पेपर को 30 मतलब 10 से 30 डेज लग सकता है डिकम्पोज होने में, मतलब सड़ने में इनको इतने दिन लगते हैं, तो मैंने आंसर की से देख के ही इसका आंसर आपको बताया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 में हमसे पूछा गया है, हमको असर्शन और रीजन बताया गया है। असर्शन में हमसे कहा गया है स्टमक प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट हेल्प्स इन ब्रेक डाउन ऑफ फूड। तो हम जानते हैं स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती है जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाती है और ये फूड को छोटे छोटे पीसेस में और भी फाइन पार्टिकल्स में कन्वर्ट करने में मदद करती है। रीजन में बताया गया है डाइजेस्टिव जूसेस नीड एन एसिडिक मीडियम टू एक्ट। तो हाँ, स्टमक में पाए जाने वाले जितने भी एंजाइम्स हैं उनको एसिडिक मीडियम की जरूरत है, तो उस हिसाब से इसका जो करेक्ट आंसर है कि जो बोथ
A and R are true and R is the correct explanation of A. So option number 4 इसका सही आंसर है. क्वेश्चन नंबर 62 अगर देखें, व्हाट डज द टर्म नाइट्रोजन फिक्सेशन मीन? नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब क्या है? कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन कंपाउंड्स इनटू गैसियस नाइट्रोजन नहीं. कन्वर्जन ऑफ एमोनिया इनटू नाइट्रेट्स बाय द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द सॉइल, ये भी नहीं है. रिलीज ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट इन डेड ऑर्गेनिक मैटर बैक इनटू द सॉइल, ये भी नहीं है. कन्वर्शन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू अ मोर यूजेबल फॉर्म फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये इसका सही आंसर है. नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब क्या है? क्योंकि प्लांट्स गैसियस नाइट्रोजन का इस्तेमाल नहीं कर सकती, तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है ताकि जो प्लांट्स है वो इसका इस्तेमाल कर सके, और इसमें हमारा बैक्टीरिया मदद करता है. तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 है. ये क्वेश्चन हमारा बायो का नहीं है तो हम इसे नहीं करेंगे. आइडेंटिफाई द सेट कंप्राइजिंग कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म. कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनकी बॉडी टेम्परेचर उनके बाहर जैसी टेम्परेचर है उस हिसाब से फ्लक्चुएट करती रहती है. ठीक है, वो अपना कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करके नहीं रख सकते. तो हम जानते हैं पैरट जो है, मतलब जो मैमल्स है और जो बर्ड्स है वो वार्म ब्लडेड एनिमल्स है. तो अगर हम बर्ड्स जिन जिन जगह पे दी गई है उनको ढूंढ लेंगे तो आसानी से, मतलब बर्ड्स और मैमल्स जहाँ पे भी दिया है उनको ढूंढ लेंगे तो वो ऑप्शन हम कट कर सकते हैं. तो पैरोट एक बर्ड है तो यहाँ पर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स नहीं दिया गया है, मतलब बाकी दो है, बाकी एक है लिजर्ड, यहाँ पे कोल्ड ब्लडेड है, और डॉल्फिन एक मैमल है तो ये वार्म ब्लडेड एनिमल है. ह्यूमंस और पिजन, अगेन यहाँ पर वार्म ब्लडेड एनिमल दो दिए गए हैं और लिजर्ड एक कोल्ड ब्लडेड एनिमल दे दिया है, तो ये ऑप्शन नहीं चलेगा. फिर वेल जो है वो मैमल है, और फ्रॉग एंड अर्थवर्म ये तो दो थे ठीक ही कोल्ड ब्लडेड, बट वेल मैमल है तो वो वार्म ब्लडेड हो गया, तो ये ऑप्शन भी चला गया. तो ऑप्शन नंबर जो 3 है, स्नेक, फ्रॉग और कॉकरोच, ये तीनों ही कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स है, जिस वजह से आप देखिएगा कि मतलब ये अपने बॉडी टेम्परेचर को अपने बाहर के तापमान के साथ फ्लक्चुएट करके डिफरेंस को कम करने की कोशिश करते हैं. मतलब बाहर का जैसा माहौल होगा उस हिसाब से ये अपना बॉडी टेम्परेचर कम या बढ़ा सकते हैं. तो यहाँ पर सर्प, मेंढक और कॉकरोच सही उत्तर है. ये क्वेश्चन भी हम बायो में नहीं करेंगे, बायो का क्वेश्चन ये नहीं है. अब हमको W, X, Y और Z पकड़ना है, तो पहले जल्दी से पढ़ लेते हैं. ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन द स्पर्म सेल फ्रॉम द फादर एंड एक्स सेल ऑफ द मदर फ्यूज टू फॉर्म अ. तो हम जानते हैं एक्स सेल और स्पर्म सेल का फ्यूजन से हमको क्या मिलता है, W क्या होगा, वो होगा जाइगोट, जो कि 2 ऑप्शन में दिए गए हैं. कोई बात नहीं, हम बाकी का पढ़ लेते हैं. विच डिवाइड्स रिपीटेडली टू गिव राइज टू अ बॉल ऑफ सेल. तो ये डिवाइड करके एक बॉल ऑफ सेल बनाता है. द सेल बिगिंस टू डेवलप इनटू डिफरेंट ऑर्गन्स एंड टिश्यू, और फिर ये बॉल ऑफ सेल्स डिफरेंट ऑर्गन्स और टिश्यू बनाता है. दिस डेवलपिंग स्ट्रक्चर, ये जो डेवलपिंग स्ट्रक्चर जिसमें ऑर्गन्स और टिश्यूज आ रहे हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम फीटस नहीं कहते, इसको हम एम्ब्रियो कहते हैं. तो ऑप्शन 1 चला गया, बाकी के ऑप्शन भी चले गए. उसके बाद तो जो डेवलपिंग स्ट्रक्चर है वो कहलाता है एम्ब्रियो. गेट्स एम्बेडेड इन द वॉल ऑफ, कहाँ पे, किसके वॉल में जाके ये एम्ब्रियो लगता है, वो यूटेरस में जाके लगता है. द स्टेज ऑफ एक्स इन विच ऑल बॉडी पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाइड इज कॉल्ड जेड. मतलब एक्स का वो स्टेज जहां पर सारे बॉडी पार्ट्स प्रॉपरली समझ में आता है उसको हम फीटस कहते हैं. तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2. आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट करेक्ट मैचिंग सेट. सो हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ बॉडी बाय कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन. कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन तो मसल्स का होता है और ये बॉडी मूवमेंट्स में हेल्प करता है, तो ये ए हो गया. हार्ड स्ट्रक्चर विच फॉर्म्स द स्केलेटन. स्केलेटन बोन्स बनाता है और वो हार्ड होता है, तो बोन्स बी के साथ चला गया. फिर नेक्स्ट है पार्ट ऑफ स्केलेटन विच कैन बी बेंड. स्केलेटन का वो हिस्सा जिसको हम मोड़ सकते हैं, तो वो एक सॉफ्ट टिश्यू है जिसको हम कार्टिलेज कहते हैं, तो सी चला गया कार्टिलेज के साथ. joins the chest bone and backbone together to form an enclosure. चेस्ट बोन और बैकबोन ज्वाइन होके एक केज जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम रिब केज कहते हैं. तो उस हिसाब से यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है ए जा रहा है 2 के साथ, जो कि ऑप्शन 2 में ही दिया हुआ है. ए 2 के साथ जा रहा है, बी 4 के साथ जा रहा है, सी 1 के साथ जा रहा है, और डी किसके साथ जा रहा है, 3 के साथ जा रहा है. तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर 2. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स इन ह्यूमन बीइंग सिक्रीट्स मोर देन 2 हॉर्मोन्स. इनमें से कौन सा ग्लैंड 2 से ज्यादा हार्मोन सिक्रीट करते हैं, तो वो है पिट्यूटरी ग्लैंड. ठीक है, ये आपको याद रखना है, जिसको हम पीयूष भी बोलते हैं. मेटल्स तो नहीं होगा यहाँ पे. 64 में हमसे कहा गया है वाई इज अ मैन मेड फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ नेचुरल सोर्स.
वाई एक मैन मेड फाइबर है बट इसको हम नेचुरल सोर्स से लेते हैं, तो वो होगा रेयन, क्योंकि रेयन हमें कैसे मिलता है, वुड पल्प जो होता है उसको केमिकली ट्रीट करके हमें रेयन मिलता है, इसलिए इसका सही उत्तर रेयन होगा, ऑप्शन नंबर 1। स्टडी द टेबल, यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन नहीं होगा। स्पीशीज रेस्ट्रिक्टेड टू अ पर्टिकुलर एरिया आर रेफर टू एज, मतलब स्पीशीज जो सिर्फ किसी एक ही एरिया में पाए जाते हो, इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम एंडेमिक स्पीशीज कहते हैं, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। नेक्स्ट आते हैं इस क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 7, थोड़ा सा छोटा कर लेती हूँ मैं, जस्ट वेट अ मोमेंट। हाँ, डेफिशिएंसी ऑफ एक्स कॉजेज ब्लीडिंग ऑफ गम्स। सो ब्लीडिंग ऑफ गम्स कब होता है, एक्स विटामिन की कमी के कारण, जो हम जानते हैं विटामिन सी के कारण ऐसा होता है। सो विटामिन सी सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। आगे भी पढ़ लेते हैं। दिस विटामिन इज एसेंशियल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल वाई। सो विटामिन सी का एक बहुत बड़ा रोल है आयरन जो है उसके एब्जॉर्प्शन में, और जो विटामिन सी है ये कैसे फूड में पाए जाते हैं, ये खट्टे फ्रूट्स में पाए जाते हैं, सिट्रस फ्रूट में पाए जाते हैं जिसमें सिट्रिक एसिड हो, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2। आगे चलते हैं, आगे हम देख पा रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 88 में, वाई इज अ प्लांट विच डज नॉट हैव क्लोरोफिल। वाई एक ऐसा पौधा है जिसमें क्लोरोफिल नहीं है, तो इनमें से कौन सा हो सकता है वाई। एल्गी में क्लोरोफिल है, ठीक है, पिचर प्लांट में भी क्लोरोफिल है क्योंकि वो ऑटोट्रॉप भी है और हेट्रोट्रॉप भी है, मेपल ट्री भी ऑटोट्रॉप है, तो यहाँ पर बच जाता है कस्क्यूटा जो एक पैरासाइटिक प्लांट है। क्यों वो पैरासाइटिक प्लांट है, क्योंकि इसके पास क्लोरोफिल नहीं है, ये येलो कलर का एक पौधा होता है, तो ये होस्ट प्लांट से इसको जो भी न्यूट्रिशन चाहिए होती है वो ले लेता है, तो इस हिसाब से कस्क्यूटा जो है जिसको अमरबेल भी कहा जाता है वो इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 89 में कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। सो लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में 4 स्टेटमेंट्स दी गई है, उनमें से सही को हमें ढूंढना है। लार्ज इंटेस्टाइन इज वाइडर एंड शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन, ये तो सही है, वो चौड़ा भी है स्मॉल इंटेस्टाइन से और उससे छोटा भी है। एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड टेक्स प्लेस इन लार्ज इंटेस्टाइन, गलत। एसिमिलेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस इन लार्ज इंटेस्टाइन, ये भी गलत। लार्ज इंटेस्टाइन हैज फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विलाई, ये भी गलत। तो हमको यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना था जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। Which of the following statement is not true regarding life cycle of silkworm and production of silk fibers? So silkworm की life cycle, जीवन चक्र के बारे में कौन सा स्टेटमेंट ठीक नहीं है, और जो सिल्क फाइबर्स भी बनते हैं इन दोनों को मिलाकर कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है वो हमको ढूंढना है, जो नॉट ट्रू है उसे ढूंढना है। द लार्वी ऑफ सिल्क मॉथ आर कॉल्ड कैटरपिलर्स, ये तो सही है। सिल्क फाइबर्स आर प्रोटीन सिक्रीटेड बाय कैटरपिलर्स, ये भी सही है। द सिल्क यार्न इज ऑब्टेन फ्रॉम द कोकून ऑफ द सिल्क मॉथ, ये भी सही है। सिर्फ जो गलत है, द प्यूपा डेवलप्स इनटू कैटरपिलर, ये गलत है। कैटरपिलर मलबेरी लीव्स, मतलब जिस ट्री में वो रहता है उसके पत्तियां खा के वो क्या होता है, साइज में बड़ा हो जाता है और वो इनएक्टिव होके कोकून बनाता है। कोकून जब बन जाता है फिर वहां पे वो प्यूपा स्टेज कहलाता है, तो ये गलत है। प्यूपा से कैटरपिलर नहीं बनता, कैटरपिलर से प्यूपा स्टेज में हम जाते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस बैक्टीरिया इज नॉट यूज। बैक्टीरिया का इस्तेमाल इनमें से कौन से प्रोसेस में नहीं होता है। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड में होता है, फॉर्मेंटेशन ऑफ शुगर केन जूस में होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में होता है, सिर्फ ब्रेड के बेकिंग में नहीं होता है, डबल रोटी पकने में इनका इस्तेमाल नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। 4 टर्म्स दिए गए हैं, इनमें से एक अलग है, तो जैसे कि आप जानते हैं डिफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ों का कटाव, उससे लिंक्ड कौन है, डेजर्टिफिकेशन, जिसके वजह से एक क्या होता है, डेजर्ट बन सकता है अगर इस तरीके से अगर हम लगातार पेड़ों को काटते रहे। पेड़ों के कटने की वजह से जो इरोजन होता है, सॉइल इरोजन होता है, तो ये तीनों तो नेगेटिव है हमारे अर्थ के लिए, नेगेटिव चीजें हैं। बट कंजर्वेशन, तो अगर हम फॉरेस्ट को कंजर्व करते हैं तो क्या होगा, ये जो तीनों चीज है ये नहीं होगी, तो ये हटके है, तो कंजर्वेशन संरक्षण क्या हो रहा है यहाँ पे, संरक्षण इसका सही उत्तर है क्योंकि ये हटके है। द फंक्शन ऑफ गिल्स इन फिश इज टू, तो फिश में गिल्स पाए जाते हैं, वो उसका ब्रीदिंग ऑर्गन है, तो उसका काम क्या है। अब फिश कहाँ पे रहती है, पानी में रहती है, ठीक है, तो एब्जॉर्ब डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर, मतलब पानी में घुला हुआ जो ऑक्सीजन है वो उसको एब्जॉर्ब करती है। टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम एयर, ये तो नहीं होगा। एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन वाटर, ये भी उसका काम नहीं है। एक्सक्रीट वेस्ट इनटू वाटर, ये भी उसका काम नहीं है, जो ऑप्शन 3 है वो उसका सही काम है। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा क्या बोलूं, इसमें बहुत ही प्रॉब्लम थी, तो जो आंसर की है, आंसर की में चारों ऑप्शन को ही सही करार दिया गया है, बट
स्टेटमेंट ए, बी और सी इसका सही स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया है। डी जो है ये गलत स्टेटमेंट है। क्यों? पश्मीना शॉल इज मेड फ्रॉम हेयर ऑफ गोट्स, कश्मीरी गोट्स होते हैं उनकी हेयर से बनते हैं। एंगोरा इज अ टाइप ऑफ वुल ऑब्टेन फ्रॉम रैबिट्स, ये भी सही है। कैमल वुल इज यूज्ड टू मेक कारपेट्स, ये भी सही है। तो ए बी सी करके तो कोई ऑप्शन दिया नहीं गया है, बट ये तीनों जो स्टेटमेंट्स थे ये सही थे। सिर्फ डी जो था पश्मीना वुल इज ऑब्टेन फ्रॉम रैबिट्स ये गलत है। तो उस हिसाब से ये जो चारों ऑप्शन, जिन्होंने भी इन चारों में से कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट किया है सभी को मार्क्स मिला है। आइडेंटिफाई द एनिमल ऑन द बेसिस ऑफ फीचर्स लिस्टेड बिलो, तो एक एनिमल के फीचर्स दिए गए हैं, उससे हमें पहचानना है कि वो एनिमल क्या है। लॉन्ग बैकबोन, ओके। मेनी मसल्स, ठीक है। बॉडी कर्व्स इनटू मेनी लूप्स फॉर मूविंग फॉरवर्ड, सी को देख के हम बता सकते हैं कि वो एक स्नेक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सर्प होगा, ठीक है। उसकी लंबी सी बैकबोन होती है, बहुत सारे मसल्स भी होते हैं और उसकी बॉडी ऐसे लूप्स बनाकर आगे मूव करती है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, तो जो 89 क्वेश्चन है यहाँ पर हमको ढूंढना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो ऑल आर्टरीज कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड, ये जो स्टेटमेंट है ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि एक आर्टरी होती है पल्मोनरी आर्टरी, वो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड लेकर जाती है कहाँ पर, लंग्स पे, ताकि वहां पर वो ऑक्सीजनेटेड हो। फिर पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फिर दोबारा से हार्ट तक लेके आता है। तो इसलिए यहाँ पर हमको कहा था कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन 1 इसका उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं 72 क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 72 में हमको कॉलम ए के साथ कॉलम बी के टर्म मैच कराने हैं। तो जो लिवर है, लिवर हम किसे कहते हैं, लिवर को हम लार्जेस्ट ग्लैंड कहते हैं, तो ये ए हो जाएगा। स्टमक, स्टमक में क्या होता है, स्टमक में प्रोटीन का डाइजेशन होता है, क्योंकि जो गैस्ट्रिक जूस होती है उसमें पेप्सिन मौजूद रहती है जो प्रोटीन को तोड़ती है, तो ये बी में चला जाएगा। गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर में क्या होता है, बाइल जूस स्टोर्ड रहती है, तो ये सी में चला जाएगा। और पैनक्रियाज जो है वो डाइजेस्टिव जूस छोड़ती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो ये डी पे चला जाएगा। तो अगर हम देखिए ए जा रहा है 4 के साथ, तो A4 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है जो कि है ऑप्शन नंबर 2, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। बाकी हम मिला लेते हैं, B1 है, C2 है और D3 है, तो ये मिल गया हमारा आंसर। Which of the following statement about cells is true? All cells are round in shape, गलत। सेल्स ऑफ टिश्यू हैव सिमिलर स्ट्रक्चर, ये वाला इसका सही आंसर है, क्योंकि टिश्यू क्या है, अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग अ पर्टिकुलर फंक्शन। ये 8th की बुक में ऐसा ही दिया गया है, 9th की बुक में भी ऐसा ही दिया गया है, बट अगर आप आईसीएससी बोर्ड का बुक फॉलो करेंगे तो उसमें टिश्यू की डेफिनेशन दी गई है कि अ टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर और डिसिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग अ सिंगल फंक्शन, परफॉर्मिंग अ पर्टिकुलर फंक्शन। क्योंकि हमेशा ऐसे नहीं होता है कि टिश्यू में जो भी सेल्स है वो सिमिलर स्ट्रक्चर के हो, अलग अलग भी होता है, जैसे कि हमने जाइलम और फ्लोएम में देखा हुआ है। बट अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी जो 2 है ये ऑप्शन, इसको हम सही बोलेंगे, बाकी जो है वो गलत है, क्योंकि साइज ऑफ सेल्स इन इज सेम इन अ वेल ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनिज्म। वेल ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनिज्म में सभी सेल्स की साइज सेम नहीं होती, क्योंकि साइज ऑफ सेल, शेप ऑफ सेल डिपेंड करता है उसकी फंक्शनिंग पे। ऑल द सेल्स हैव न्यूक्लियस, नहीं, प्रोकैरियोटिक सेल में हमने क्या पढ़ा है, उनकी न्यूक्लियस नहीं होती है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 होगा। अब हमको मोड ऑफ रिप्रोडक्शन मिलाना है यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म दी गई है उनके साथ। सो ईस्ट में बडिंग होता है, पोटैटो में वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है, एल्गी में फ्रैगमेंटेशन होता है, फंजाई में स्पोर फॉर्मेशन होता है। सो उस हिसाब से कौन सा हमारा सही है, ए जा रहा है 4 के साथ, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। सो ए इज गोइंग विथ 4, बी इज गोइंग विथ 1, सी इज गोइंग विथ विच वन, थर्ड, डी इज गोइंग विथ 2। विच ऑफ द, ये तो नहीं रहेगा। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट रिप्रेजेंट कम्युनिकेबल डिजीज, मतलब इनमें से कौन से ऑप्शन में सभी कम्युनिकेबल डिजीज दी गई, मतलब जो एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन को फैल सकती है। तो एनीमिया है, एनीमिया तो ऐसा होता नहीं है। फिर यहाँ पर जो एनीमिया यहाँ पे भी है, ये भी नहीं होगा। फिर डायबिटीज भी एक इंसान से दूसरे इंसान को फैलती नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन 3 में जो बीमारियां दी गई है, जैसे कि टाइफॉइड, ये वाटर बॉर्न डिजीज है, स्वाइन फ्लू, ठीक है, मलेरिया, पोलियो, ये फैलती है एक इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे हेल्दी पर्सन को, तो ऑप्शन 3 जो है इसका सही उत्तर है। Which of the following organisms can prepare their own food by photosynthesis? So fungi नॉन ग्रीन ऑर्गेनिज्म है, राइजोबियम भी अपना खाना खुद नहीं बना सकता, वायरस भी नहीं बना सकता, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है शैवाल या फिर algae।
Which of the following features help polar bears adapt in extreme cold condition? So extreme cold condition में polar bear को जिंदा रहने में क्या मदद करता है? तो यहाँ पर हम देख लेते हैं white fur, flat feet, fat under skin. तो flat feet बोल के कोई भी यहाँ पर हमारे बुक में टर्म्स नहीं दी गई है, तो जिस ऑप्शन में flat feet नहीं है हम उसी को पकड़ के चलेंगे. white fur मतलब उनके जो शरीर पे बाल होते हैं वो white कलर के होते हैं, जिस वजह से वो दिखते नहीं हैं और वो आसानी से शिकार कर सकते हैं या अपना भी बचाव कर सकते हैं. उनकी जो क्लॉ होती है वो लंबी, कर्व्ड और शार्प होती है और उनके स्किन के नीचे फैट की लेयर होती है जो उनको गर्म रखती है और हीट लॉस को प्रिवेंट करती है. तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हुआ. 69 में हमसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स आर प्रेजेंट इन मिल्क. सो मिल्क में प्रोटीन रहता है, कैसीन रहता है, फिर कैल्शियम भी रहता है, विटामिन डी भी रहता है. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1. नॉन मेटल में नहीं जाएंगे, एयर में नहीं जाएंगे हम. अच्छा, यहाँ पर यही वाला क्वेश्चन मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको सॉल्व कराया है, तो ये हम दोबारा से नहीं सॉल्व करेंगे, ये रिपीट हो गया है. अच्छा, यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 80 है. यहाँ पर हमको मैच करना है. तो हम जानते हैं कैनोपी क्या होता है, टॉल ट्रीज के ब्रांचेस होते हैं, तो ए इसके साथ गया. डिकम्पोजर्स हम किनको कहते हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो चीजों को सड़ा और गलाकर वहां से अपना पेट भरते हैं, मतलब वहां से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं. तो डिकम्पोजर्स हो गए माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ह्यूमस क्या है, वो डेड प्लांट एंड एनिमल टिश्यूज से बनता है, तो ये सी. और पॉर्क्यूपाइन क्या है, वो एक वाइल्ड एनिमल है, तो ये हो गया डी. तो ए जा रहा है 4 के साथ. ठीक है, अब हमको क्या बोला गया इस क्वेश्चन में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कॉलम बी फॉर द गिवन सीक्वेंस ऑफ कॉलम ए. तो ए किसके साथ जा रहा है, ए किधर आ रहा है, 4. तो सबसे पहले हमारा 4 आना चाहिए. तो किस ऑप्शन में 4 आया है, ऑप्शन नंबर 4 में. तो सबसे पहले आ रहा है 4, फोर्थ वाला ए है, फिर 3 आ रहा है, फिर 1 आ रहा है और 2 आ रहा है. तो ये वाला इसका सही उत्तर है. डायबिटीज इज कंट्रोल्ड बाय विच हार्मोन. डायबिटीज इज कंट्रोल्ड बाय इंसुलिन हार्मोन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ, ये नहीं देखेंगे. रेड डाटा बुक कंटेन्स द रिकॉर्ड ऑफ, हम जानते हैं एंडेंजर्ड स्पीशीज का वो डेटा रखती है. आगे, द लॉन्गेस्ट स्नेक्स फाउंड इन द वर्ल्ड आर रेटिकुलेटेड पाइथन्स, जालीदार अजगर. योगा इज डन बाय द पीपल इन द वर्ल्ड बिकॉज इट कीप्स पीपल हेल्दी, ये लोगों को स्वस्थ रखता है. द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स वॉज डिस्कवर्ड बाय एडवर्ड जेनर, उन्होंने खोज की थी. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव. प्रिजर्वेटिव, सोडियम बेंजोएट का इस्तेमाल होता है प्रिजर्वेटिव के तौर पे. ईस्ट इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, ठीक है, क्योंकि वो एनएरोबिकली रेस्पायर करके अल्कोहल बनाता है, CO2 भी रिलीज करता है. माइटोकॉन्ड्रिया के साथ अगर एटीपी का रिलेशन है, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी सिंथेसिस करता है, तो राइबोसोम प्रोटीन्स बनाता है. ओके, क्वेश्चन नंबर 66 अगेन आ रहा है, अ कंपाइलेशन ऑफ डेटा ऑन पॉपुलेशन स्टेटस ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज. मतलब एंडेंजर्ड स्पीशीज का रिकॉर्ड रखने वाला कौन सा डेटा बुक है, वो है रेड डेटा बुक. रेड डेटा बुक. सो इसी के साथ मेरा साइंस मैराथन यहीं पे समाप्त होता है. आशा करती हूँ कि ये आपको हेल्प करेगा, क्योंकि आपका एग्जाम 21 जनवरी को है, मुझे पता है. तो आप अगर इस वीडियो को एक बार देख के जाएंगे तो एटलीस्ट आपकी रिवीजन हो जाएगी, लास्ट मिनट रिवीजन हो जाएगी. अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए. और अगर आप ऐसा ही कंटेंट मेरे चैनल पे देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, इससे मैं मोटिवेटेड रहूँगी. मिलते हैं ऐसे ही सेशन के साथ. टिल देन, बाय एंड टेक केयर.